वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 91। वहां धैर्य की बातें सुन धानी का दिल दर्द से टूट रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रोहन धैर्य की लाइफ में प्रॉब्लम्स को देख खुशी से झूम रहा था। अपने प्राइवेट बंगले में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल के एक काउच के हेडरेस्ट से सर टीका के रोहन उस पे लेता हुआ शेमिपन पी रहा था। उसके आसपास कुछ लड़कियां थी जो उसे हर तरह की सर्विसिंग दे रही थी, अपनी बॉडी पे ना के बराबर कपड़े पहन, हैवी मेकअप चेहरे पे थोप के। उन लड़कियों ने सिर्फ अभी अपनी बॉडी पे ब्रा और पैंटी पहन रखी थी और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लिए रोहन को एंटरटेन कर रही थी। दो लड़कियां पतली सी ट्रांसपेरेंट वाली ब्रा और पैंटी पहन स्विमिंग पूल में स्विम कर रही थी। एक लड़की रोहन के कंधे पे ऑयल से मसाज कर रही थी, तो एक लड़की रोहन के लोअर बॉडी को मसाज दे रही थी। रहन ने भी अभी कपड़े के नाम पे सिर्फ अंडरवियर ही पहन रखा था और स्विमिंग पूल में तैर रही लड़कियों को अपनी हवसी नजर से देख अपनी थूक गटक रहा था। जो लड़की रोहन के लोअर बॉडी को मसाज दे रही थी, वो रोहन को मसाज देते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को भी सहला रही थी अपने नर्म हाथों से। उसके ऐसे सहलाने से रोहन और ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। उसके अंदर अभी आग लगी हुई थी और वो अपनी इस आग को इन सभी लड़कियों में साथ में डालने वाला था। रोहन तो अपनी अय्याशी में मजे कर रहा था, पर धैर्य धानी के रूम से जाने पे खुद में खोया हुआ था। उसकी आंखों में अभी बेहिसाब गुस्सा भरा हुआ था। उसके दिमाग में अभी कुछ चल रहा था जिसे पूरा करने की तलब अभी उसमें जगी हुई थी। धैर्य अभी सामने दीवार को घूर रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। धैर्य बिना नंबर देखे फोन पिक कर लेता है। दीवार को वैसे ही घूरते हुए कड़क आवाज में बोला, हम। दूसरी तरफ से नॉर्मल वे में बॉस रोहन अभी अय्याशी के लस्ट स्टेज पे है। वो अभी अपने रूम में कुछ लड़कियों के साथ सेक्सुअली बिजी है। धैर्य दांत पिसते हुए, मेरी लाइफ को उथल पुथल करके ये एंजॉय नहीं कर सकता रेहान। मैं चाहता हूं कि उस रोहन को पता चले कि इस बार उसने धैर्य के किस रूप को जगाया है। रेहान चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए हुए ऑफ बॉस कह के फोन कट कर देता है। रेहान के फोन कट करते ही धैर्य फोन को नाइट स्टैंड पे फेंक बालकनी में जा जेब से एक सिगार निकाल उसे जला के पीते हुए रेहान के अगले फोन का वेट करने लगता है। रेहान फोन कट कर अपने सामने खड़े कुछ हटे कट्टे लोगों को देख उनसे कुछ कहता है। रेहान का ऑर्डर पाते ही वो लोग रोहन के बंगले के अंदर घुस के उसकी कार, उसके गार्डन, लिविंग रूम सभी जगह छोटे छोटे पर कान फाड़ देने वाले टाइम बॉम्ब लगा के बाहर रेहान के पास फिर से आ जाते हैं। उन लोगों के वापस आते ही रेहान पहले धैर्य को वीडियो कॉल करता है। धैर्य के फोन पिक करते ही रेहान शैतानी मुस्कान करते हुए उससे बोला, ऑल डन बॉस। धैर्य शिगार पीते हुए रोहन के शांत बंगले को देखने लगता है। रेहान अपने पेंट के जेब से एक रिमोट निकाल उसे बंगले की तरफ पॉइंट कर एक बटन दबा देता है। रेहान के बटन दबाते ही रहन के बंगले के लिविंग रूम में एक बहुत ही तेज आवाज के साथ धमाका होता है। उस आवाज से रोहन और वो सारी लड़कियां डर जाती है। रोहन तो हैरान हो जाता है। उस समय रोहन और वो सारी लड़कियां बिना कपड़ों के थी और रोहन के हवस को पूरा कर रही थी, पर इस अचानक आए तेज आवाज से वो सारी लड़कियां डर रूम जोर जोर से चिल्लाने लगी। रोहन अभी इस आवाज को समझ ही रहा था कि तभी उसे गार्डन की तरफ से भी कान फाड़ देने वाली तेज धमाके की आवाज आए। उस आवाज से तो रोहन पूरा घबरा गया और तुरंत ही अपनी पेंट पहन अपना मोबाइल ले किसी को फोन करते हुए उस ओर भाग के आया। रोहन लिविंग रूम से होते हुए तहस नहस को देखते हुए गार्डन की तरफ अभी बढ़ा ही था कि तभी उसे पार्किंग एरिया से एक और कान फाड़ देने वाली बहुत तेज बम धमाके की आवाज आई। इस आवाज को सुन रोहन तो अब बुरी तरह डर गया और तुरंत ही वो उन सारी लड़कियों को छोड़ बंगले से बाहर आ गया डरा हुआ। रोहन को डर के भागते हुए बाहर आते देख धैर्य के बेचैन दिल को बहुत राहत मिली। रोहन धैर्य के लिए उस चूहे की तरह था जो उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता है, पर कान में खुजली करके इरिटेट हमेशा करता रहता है। धैर्य हमेशा ही उसे मुंह के बल गिराता है, पर रोहन कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ऐसी हरकतें करता है कि धैर्य गुस्से में अपना आपा खो देता है। रोहन को हद से ज्यादा डरा देने के बाद धैर्य को राहत मिलती है और एक चैन भरी राहत की सांस लेता है और अपनी सिगार को डस्टबिन में डाल रूम में फिर से आए एक ड्रावर से माउथ फ्रेशनर निकाल उसे मुंह में डाल लेता है। कुछ देर माउथ फ्रेशनर को अच्छे से चबाने के बाद धैर्य अपने मुंह को सांस बाहर निकालते हुए चेक करता है कि कहीं उसके मुंह से अभी भी बदबू तो नहीं आ रही। जब उसे यकीन हो जाता है कि मुंह से अब बदबू नहीं आ रही, तो वो एक राहत भरी सांस ले रूम से बाहर आ लिविंग रूम में जा धानी को ढूंढने लगता है। रात के करीब 2 बज गए थे, इसलिए सर्वेंट्स अपने सारे काम कर हॉल, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया सभी जगह की लाइट्स को ऑफ कर सोने चले गए थे। धानी उन सभी के जाने के बाद रूम से बाहर आई थी और क्योंकि वो दुखी थी और बहुत ज्यादा रोना चाहती थी, इसलिए उसने लाइट्स को ऑन करने की जरूरत नहीं समझी और वैसे ही अंधेरे में लिविंग रूम के काउच पे बैठ रोते हुए सो गई। धैर्य धानी को पैलेस के हर एक कोने में ढूंढता है, तो उसे धानी लिविंग रूम के एक कोने में एक छोटे से काउच के हेडरेस्ट पे सर रख काउच पे लेट के खुद में सिकुड़ी हुई सोती दिखाई दी। धैर्य धानी को ऐसे देख एक हल्की सी मुस्कान करता है और धानी के पास आ उसके चेहरे पे आए बाल को हटा उसके माथे पे एक सॉफ्ट किस कर उसे अपनी बाहों में उठा रूम की तरफ बढ़ जाता है। धैर्य धानी को रूम में ला डोर को अंदर से लॉक कर धानी को बेड पे लेटा खुद भी उसके पास लेट उसे अपनी बाहों में भर के चैन की नींद सो जाता है।
एपिसोड 92। तो वही रोहन बंगले के बाहर खड़ा हो हाफ नेक्ड हालत में अपने बंगले को जलते हुए देखता ही रह जाता है गुस्से में। दरअसल बात यह थी कि पार्किंग एरिया में रेहान के एक्सपीरियंस लोगों ने जिस कार में बम फिट किया था उस कार में काफी अच्छी मात्रा में पेट्रोल भरा था। बम भले ही धैर्य ने रोहन को धमकाने और डराने के लिए फिट करवाया था, पर पार्किंग एरिया में लगे बम के विस्फोट से पार्किंग एरिया की एक एक कार लाइन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए जलने लगी। उन कार से निकली चिंगारी का एक छोटा सा पार्ट बंगले के मैन वायरिंग सिस्टम को जा लगा, और क्योंकि उस वायर की एक तार पूरे बंगले से कनेक्टेड थी, इसलिए जैसे ही उस सर्किट में आग लगी वैसे ही उस तार के जरिए पूरे बंगले में आग फैल गया और कुछ ही घंटों में रोहन के अय्याशी करने का अड्डा खाक बन गया। इस बंगले में रोहन तब आता जब वो बहुत ज्यादा खुश होता, और जब भी रोहन आता अपने साथ कई लड़कियों को भी लाता अय्याशी करने के लिए। और क्योंकि उसने अपनी इमेज मीनाक्षी जी के सामने एक गुड मम्मा सा बॉय की बना के रखी है और अब ये बंगला भी जल के खाक हो गया, तो अब वो अय्याशी कहाँ करेगा, इस बारे में सोच के वो पागल हो रहा था। क्योंकि रोहन एक बार खाने और पीने के बगैर रह सकता है, पर नशा और लड़की के बगैर रहना उसके लिए इम्पॉसिबल था, और अब वो अपनी इस लत को कैसे पूरी करेगा ये सोच सोच के वो पागल हो रहा था। अगली सुबह सूरज भगवान की पहली किरण के साथ धानी भी अपनी आंख मलते हुए अंगड़ाई लेके उठी। धानी की नींद जैसे ही खुली वो खुद को बेड पे पा और खुद को धैर्य की बाहों में पा उसे गुस्से में घूरने लगी और खुद से बोली, इन्हें क्या लगता है मैं इन्हें सोते हुए छोड़ के भाग जाऊंगी। इनके बनाए इस सोने के पिंजरे को तोड़ के धानी अभी काफी गुस्से में थी और धैर्य को कोसते हुए खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर धैर्य ने उसे अपनी बाहों में हमेशा की ही तरह ऐसे जकड़ के सो रहा था जैसे वो सच में कहीं भाग जाएगी। काफी कोशिश के बाद धानी खुद को धैर्य की बाहों से छुड़ा पाई और बेड से उठ के धैर्य को घूरते हुए वॉशरूम चली गई शावर लेने के लिए। धैर्य रात में काफी ज्यादा लेट में सोया था, इसलिए उसकी नींद अभी तक नहीं खुली थी, पर जब उसे अपनी बाहों में धानी नहीं मिली तो उसकी गहरी नींद भी अचानक से खुल गई। वो बेड पे सब जगह धानी को ढूंढने लगा कि तभी वॉशरूम का गेट खुला और धानी बाहर आए। धैर्य की पूरी नींद तो धानी की फ्रेश महक सूंघ के खुल गई। धानी ने अभी एक व्हाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था, वो बाथरोब उसके घुटने के ऊपर आ रहा था। लंबे बाल से टपकता पानी धैर्य की प्यास को बढ़ा रही थी। वो धानी के पास जाके उसे प्यार करना चाहता था, इसलिए वो बेड से उठा, पर क्योंकि धानी गुस्से में थी इसलिए वो धैर्य को अवॉइड कर क्लोजेट में जाके डोर को अंदर से बंद कर देती है। धैर्य का मुंह तो धानी का ये बर्ताव देख खुला का खुला ही रह जाता है। वो धानी को आवाज देने के लिए बहुत बार डोर को नॉक करता है, पर धानी हर बार उसकी आवाज को अनसुना कर देती है। धानी के ऐसे बिहेव से धैर्य गुस्से में वॉशरूम चला जाता है। धानी धैर्य के जाने के बाद एक राहत भरी सांस लेती है और अपने बाल से टॉवल सूखा उसे हेयर ड्रायर से सुखाने लगती है अच्छे से। धैर्य भी कुछ देर में शावर लेके वॉशरूम से बाहर अभी आया ही था कि तभी पैलेस की लाइट अचानक चली जाती है। वैसे पैलेस में इन्वर्टर था और क्योंकि सुबह का टाइम था इसलिए रूम में रोशनी भी थी, पर क्लोजेट में एक भी खिड़की नहीं थी और धानी अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती थी और उस समय वो अपनी बाथ रोब निकाल के कपड़े पहनने जा रही थी कि तभी लाइट चली गई। लाइट के ऐसे अचानक जाने से धानी हद से ज्यादा डर गई और जोर से चिल्लाई, आ। धानी की ऐसी घबराई हुई आवाज सुन धैर्य ने तुरंत ड्रावर से क्लोजेट के किसी डोर को अनलॉक किया और भागते हुए धानी के पास आ उसे अपनी बाहों में भर लिया। धैर्य की बाहों में आते ही धानी शांत हो गई और उससे कस के लिपट गई। धैर्य ने अभी धानी को अपनी बाहों में काफी जोर से भर रखा था। कुछ ही सेकंड में लाइट वापस आ गई और क्लोजेट रूम में रोशनी भी हो गई। रोशनी के होते ही धानी ने धैर्य को खुद से बेरुखी से दूर कर दिया, पर वो ये भूल गई थी कि वो अभी बिन कपड़ों के थी और धैर्य ने भी अभी सिर्फ एक टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहना था। धानी को इस बात का एहसास भी काफी लेट में हुआ, क्योंकि तब तक वो खुद को धैर्य की बाहों में पाती है। लाइट गई तो बस कुछ सेकंड के लिए ही थी और धानी धैर्य की बाहों में उससे भी कम सेकंड के लिए थी, पर इन कुछ सेकंड में ही धैर्य को यह एहसास हो गया कि धानी ने अपनी बॉडी पे अभी कुछ नहीं पहन रखा है। क्योंकि धानी की मखमल से भी मुलायम पूरी तरह नेक्ड पीठ पे धैर्य अपने सख्त हाथ सहला रहा था और मदहोश हो रहा था। धानी ने डर की वजह से धैर्य को खुद से काफी जोर से चिपका के रखा था, जिस वजह से उसकी ब्रेस्ट अभी धैर्य के मजबूत छाती से चिपकी हुई थी। इन सबको बस कुछ ही सेकंड हुआ था, पर धैर्य धानी को ऐसे हाल में अपने इतने करीब पाके मदहोश सा हो गया पूरी तरह, जिससे उसके बॉडी में गर्मी बढ़ने लगी, उसके शरीर के निचले हिस्से में भी मूवमेंट होने लगी। पर तभी अचानक लाइट आ गई और धानी धैर्य से दूर हो गई, पर उसके अगले ही पल धैर्य ने धानी को खींच के अपनी बाहों में ले लिया और खुद से चिपका लिया। धानी को भी इस बात का एहसास तब हुआ जब उसे अपने बॉडी के निचले हिस्से में कुछ कड़क सा महसूस हुआ, तो वो दंग रह गई और खुद को धैर्य से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अब तक काफी ज्यादा लेट हो गया था। धैर्य धानी को अपनी बाहों में उठा के क्लोजेट के बाहर आ बेड पे धानी को लिटा खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। धानी गुस्से में थी इसलिए उसका रोमांस का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसीलिए वो धैर्य को खुद से लगातार दूर कर रही थी, पर अब तक धैर्य पे धानी का नशा सा चढ़ गया था। उसका शरीर जल रहा था, वो धानी को खुद में समाने के लिए पागल हो रहा था। इसलिए धैर्य धानी के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से ऊपर की तरफ कर उसके होंठों पे अपने होंठ रख उसे पूरी मदहोशी के साथ किस करने लगता है।
इस समय धैर्य ने अपना पूरा वजन धानी के ऊपर डाल रखा था और अपनी मजबूत छाती से धानी के मुलायम ब्रेस्ट को मल रहा था। धैर्य के ऐसे करने पे धानी भी बहुत जल्द अपना पूरा होश खो बैठती है और जिस हाथ से अभी तक वो धैर्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी उसी हाथ से वो धैर्य को खुद के करीब कर उसके कान और कंधे पे बाइट करने लगती है। धानी के ऐसे मदहोशी के साथ बाइट करने पे धैर्य पूरी तरह उत्तेजित हो जाता है और खुद को धानी के अंदर एंटर कर जोर जोर से पुश करने लगता है। धैर्य के ऐसे पुश करने से धानी की आहें पूरे रूम में गूंजने लगती है। धैर्य अभी काफी ज्यादा जोश में था। वो जितना ज्यादा धानी में खुद को समाता उतना ही वो और उत्तेजित होता और धानी में उतनी ही ताकत के साथ पुश करता। करीब 2 घंटों तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे और फिर बेड पे थक हार के एक दूसरे की बाहों में कुछ समय के लिए आराम करने लगे। करीब 1 घंटे के बाद धानी में जब एनर्जी वापस आई तो उसे एहसास हुआ कि वो तो धैर्य से गुस्सा थी। धानी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ वो जल्दी से धैर्य को खुद से अलग कर क्लोजेट में चली गई। धानी का अचानक बदला रवैया देख धैर्य शॉक्ड हो गया और उसके पीछे क्लोजेट में चला गया और धानी के बाजू को पकड़ के उसे पानी तरफ करते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, ये कैसा बर्ताव है धानी जो तुम मुझसे कर रही हो। धानी खुद को धैर्य से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बेरुखी से, आपको मुझसे जो चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया, अब छोड़िए मुझे। धैर्य धानी की ऐसी बातें सुन के शॉक्ड हो गुस्से में, धानी मैनर्स कहाँ गए तुम्हारे। धानी ड्रेसिंग टेबल पे रखे कपड़ों को लेते हुए बेरुखी से, उन्हें कल रात ही आपने स्वाहा कर दिया। धैर्य धानी की बात सुन गुस्से में उसके कपड़ों को छीन के दूर फेंक देता है और उसे काबज से लगा के उसके एकदम करीब आ उससे कहता है, कल रात जो भी मैंने बताया वो मेरा बिता हुआ कल था, तो क्यों उसे तुम हमारे आज पे हावी होने दे रही हो। धानी तंज भरी मुस्कान के साथ, यही बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ धैर्य। आपके पास्ट में जो भी हुआ वो आपका बिता हुआ कल था। आप अपने बीते हुए कल को हमारे आज पे हावी क्यों होने दे रहे हैं। आपकी माँ ने आपके पिता के साथ जो भी किया वो उनका अपना मैटर था जो बीत गया, उसे आप क्यों हमारे आज पे हावी होने दे रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे आप मुझ पे विश्वास। धानी अपनी बात कह धैर्य को कुछ देर शांति से देखने लगी, पर जब धैर्य ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो वो एक गहरी सांस ले अपने कपड़े पहनने लगी। धैर्य काफी देर तक वैसे ही खड़ा रहा और फिर वो भी अपने कपड़े पहनने लगा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे सोचते हुए वो धानी से बोला, क्या तुम सच में मेरे विश्वास को जीतने के लिए कुछ भी करोगी। धानी धैर्य की बात सुन उसकी ओर देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। धैर्य धानी की हाँ सुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे बच्चे की मां बन जाओ। धानी धैर्य की बात सुन पूरी चौंक गई। एपिसोड 93। धैर्य आगे बोला, एक बार तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, मेरी निशानी तुम्हारे पास होगी तो मुझे तुम पे यकीन होने लगेगा। जब जब मैं अपनी निशानी को तुम्हारे करीब देखूंगा तब तब मुझे इस बात का यकीन होगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। धानी धैर्य की बातें सुन पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से उसे देखने लगती है और अपने दांत पिसते हुए बोली, एक बच्चा पैदा करने से आपको मुझ पर यकीन हो जाएगा। धैर्य आंखों में चमक लिए, बिल्कुल नहीं, एक बच्चा होगा तो कुछ साल बाद वो खुद अपनी जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाएगा और उसके बाद तुम फिर से आजाद हो जाओगी, इसलिए हम 2-4 या फिर उससे भी ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। धानी धैर्य की ऐसी बातें सुन उसे मुंह खोले हैरानी से देखने लगती है। धैर्य धानी को आज शॉक्ड पे शॉक्ड किए जा रहा था। उन बच्चों के बीच तुम्हारी पूरी जवानी बीत जाएगी और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। धानी धैर्य की बकवास बातें सुन उसे घूर के देखने लगती है और खुद से बोली, इस इंसान को मुझ पे विश्वास मेरी जवानी खत्म होने के बाद आएगा। हे भगवान, कैसा शक की पति दिया है आपने। धानी दांत पिसते हुए लाचारी में ऊपर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली। धानी यही सब सोचते हुए लाचारी से अपना सर हिला धैर्य को अवॉइड कर कपड़े पहनने लगती है। धैर्य भी अपनी बात कह रेडी हो 3 पीस बिजनेस सूट पहन रेडी हो जाता है और धानी को अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है तो धानी हिचकिचाते हुए धैर्य से बहाना कर उसके साथ जाने से मना कर देती है। धैर्य धानी की बात सुन उससे ज्यादा बहस ना करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। धैर्य के जाने के तुरंत बाद धानी भी क्लोजेट से बाहर निकल रूम में आ अपने पास से एक छोटी सी डब्बी को निकाल उसे खोल उसमें से एक टैबलेट निकाल उसे खा के पानी पी लेती है और एक राहत भरी सांस ले उस डब्बी को फिर से अपने पास में रख रूम से बाहर निकल जाती है। धानी नीचे आती है तो उसकी नजर धैर्य पे जाती है। धैर्य 3 पीस सूट में अभी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने अभी अपने दोनों स्लीव्स को फोल्ड करके रखा था जिससे उसकी मजबूत हाथ की नसें साफ साफ शो हो रही थी। धैर्य ने अभी अपने शर्ट की कुछ बटन्स को भी खोल के रखा था, इस वजह से उसकी मजबूत छाती बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रही थी। धानी और धैर्य ने अभी कुछ देर पहले ही पेशनेट इंटीमेट से भरा समय बिताया था और धानी धैर्य की बातें सुन उससे नाराज भी थी, पर धैर्य का ये किलर लुक उसके दिल को अंदर तक घायल कर रहा था। वो सब कुछ भूल के बिना पलक झपकाए जाने कब से धैर्य को देख रही थी और खुद में खोई थी। अभी भले ही उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, पर धैर्य के इस किलर लुक को देख अभी के लिए धानी अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को भूल के धैर्य में खोई हुई खुद में मुस्कुराने लगी। कुछ देर में धैर्य का भी फोन कॉल खत्म हुआ तो उसे किसी की इंटेंस नजरों का एहसास खुद पे हुआ तो वो अपनी नजर घुमा के चारों तरफ देखने लगा तो उसे सीढ़ियों पे खड़ी धानी दिखाई दी।
पहले तो धैर्य को थोड़ा अजीब लगा धानी का ऐसे सीढ़ियों पे खड़े रहना शांति से, पर जब उसे एहसास हुआ कि धानी सब कुछ भूल के उसमें खोई हुई है तो उसके चेहरे पे एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। वो बिना समय गवाए धानी के पास गया और धानी को होश में लाने के लिए उसके कान पे एक बाइट कर लेता है। धैर्य के ऐसे बाइट से धानी अचानक से अपने होश में आती है। धैर्य धानी की कमर को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसे अपने एकदम करीब कर उसके कान में, अब ये मत कहना कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फिर से डिजायर जग रही है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इतना धैर्य धानी को चिढ़ाते हुए बोला। धानी धैर्य की बातें सुन उसे हैरानी से देखने लगी। वो अभी शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी और खुद को लगातार धैर्य से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर धैर्य ने धानी को ऐसे जकड़ के रखा था कि धानी खुद को धैर्य से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं कर पा रही थी। धानी को जब एहसास हुआ कि वो धैर्य से अपनी ताकत पे नहीं आजाद हो पाएगी तो वो अपना सर नीचे कर धैर्य से अपनी धीमी आवाज में बोली, धैर्य छोड़िए मुझे। धैर्य धानी के चेहरे पे आए बाल को उसके कान के पीछे करते हुए, अगर ना छोड़ो तो। धानी शर्म से अपनी नजर नीचे किए हुए, धैर्य पैलेस में अभी सर्विस है और वो सब हमें देख रहे हैं, इसलिए छोड़िए मुझे। धैर्य धानी के कान में सिडक्टिव टोन में, तुम्हें लगता है कि मुझे इन सारी चीजों से फर्क भी पड़ता होगा। धानी बेबसी में धैर्य से रिक्वेस्ट करते हुए, धैर्य प्लीज छोड़िए मुझे। धैर्य चेहरे पे शैतानी मुस्कान ला, बदले में मुझे क्या मिलेगा? धानी हैरानी से धैर्य को देखते हुए, क्या चाहिए आपको धैर्य? धैर्य धानी की आंखों में देखते हुए उसके होंठों के एकदम करीब आ, इन लिप्स को अपने लिप्स पे फील करना चाहता हूं मैं। धानी हैरानी हो पीछे की तरफ हल्का से झुक के, धैर्य अभी कुछ देर पहले आपने बुरी तरह से मुझे किस किया था, उससे अभी तक मेरे लिप्स पे दर्द हो रहा है और आप फिर से वही सब चाहते हैं। धैर्य शैतानी मुस्कान के साथ, मेरा बस चले तो मैं इन लिप्स को खुद से सेकंड के लिए भी दूर ना करूं। धैर्य धानी के होंठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला। धानी धैर्य के हाथ को अपने होंठों से दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए, धैर्य अभी नहीं, प्लीज छोड़िए मुझे कहके धानी पीछे की तरफ और ज्यादा झुक जाती है। अभी धानी पूरी तरह धैर्य के हाथ पे लटकी हुई थी। धैर्य ने भी धानी को बहुत अच्छे से अपनी बाहों में संभाल रखा था और उसके साथ फ्लट पे फ्लट किए जा रहा था। इस समय दोनों ही अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के एक दूसरे में खोए हुए थे और एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे में ऐसे खोया हुआ देख पैलेस के सर्वेंट्स मुस्कुरा रहे थे। पिछली रात धानी के पैलेस में ना रहने पे धैर्य ने पैलेस में जो हाल अपना किया था उससे सारे सर्वेंट्स डरे हुए थे, पर अभी धैर्य को ऐसे खुश देख के पैलेस के सर्वेंट्स भी खुश थे और अपना काम करते हुए उन दोनों को चोर नजरों से देख रहे थे। धैर्य ने धानी को सीढ़ियों की रेलिंग के और अपने मजबूत बाहों के बीच में फंसा के रखा था और अपने लिप्स को धानी के लिप्स के एकदम करीब करके खड़ा था। धानी के पास अभी 1 इंच भी जगह नहीं थी कि वो धैर्य से दूर जा सके। उसे अच्छे से पता था कि पैलेस में सभी की नजर उन दोनों पे ही है, इसलिए धानी अभी धैर्य को किस नहीं करना चाहती थी, पर धैर्य उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में फंसा के रखा था और ये शर्त रखी कि जब तक धानी उसे लिप टू लिप किस नहीं करेगी तब तक वो धानी को आजाद नहीं करेगा। धानी बेचारी थक हार के धैर्य की बातें मानते हुए सबके सामने उसके लिप पे अपने लिप रख उसे हल्का सा चुम के पीछे हट जाती है, पर धैर्य उसके अगले ही सेकंड धानी के गर्दन में पीछे हाथ रख धानी के छोटे से किस को डीप और पेशनेट किस बना देता है। धैर्य धानी के होंठों को अपने होंठों के अंदर दबा के चूस रहा था। धैर्य धानी के अपर लिप को चूसते हुए उसके लोअर लिप के साथ खेलता और अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल उसकी जीभ से मस्ती करता और चूसता। धैर्य का ये सबसे पसंदीदा कामों में से एक काम था। धानी के नर्म मुलायम जीभ से अपनी सख्त जीभ को लड़ाना धैर्य को बहुत ज्यादा पसंद था हमेशा से ही, और वो इस काम को बहुत शौक से करता भी था। करीब 15 मिनट बाद धैर्य ने धानी के होंठों को छोड़ा और उससे अलग हुआ। धानी के होंठ धैर्य के ऐसे चूसने से सुर्ख लाल हो चुके थे अभी तक, और गाल तो शर्म से लाल पता नहीं कब के हो गए थे। धैर्य जैसे ही धानी से कुछ सेंटीमीटर दूर होता है, धानी झटके में धैर्य को धक्का दे रूम की तरफ फिर से भाग जाती है। धैर्य धानी के ऐसे धक्का देने पे 2 कदम पीछे हो जाता है और धानी को शर्म से भागते हुए मुस्कुरा के देखने लगता है। धानी के फिर से रूम में जाने के बाद धैर्य के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब ही हो जाती है और उसकी जगह वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं जिससे हर कोई डरता है, खुद धानी भी। धैर्य धानी के जाने के बाद अपने चेहरे पे खतरनाक एक्सप्रेशन ला नीचे उतर ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए कुछ देर में निकल जाता है। धानी भी धैर्य के पैलेस से जाने के बाद कुछ ही देर में नीचे आती है और ब्रेकफास्ट कर हॉस्पिटल अपनी मां और दिव्या से मिलने निकल जाती है। एपिसोड 94। धानी कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपनी मां के पास बैठ हमेशा की तरह धैर्य की बातें करने लगती है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। सविता जी धानी की बातें सुन कभी मुस्कुराती तो कभी उसे ध्यान से देखती और उसे समझने की कोशिश करती। दिव्या अभी कॉलेज से नहीं आई थी, इसलिए धानी खुल के अपनी मां से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के बंगले में आग लगवाने के पीछे किसका हाथ था, इस बात का पता रोहन को अब तक चल जाता है। रोहन को जैसे ही इस बात का पता चलता है उसके गुस्से का ठिकाना नहीं होता। रोहन गुस्से में खुद से बोला, धैर्य धैर्य धैर्य, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो तूने मेरे साथ किया है उसकी सजा मैं तुझे देके ही रहूंगा आज, कहके रोहन गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है।
मीनाक्षी जी उसे ऐसे गुस्से में जाते हुए देख काफी हैरान होती है। वो उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही रोहन अपनी कार में बैठ वहां से चला गया। आखिर रोहन को गुस्सा आता भी क्यों ना, वो बंगला उसके दिल के कितने ज्यादा करीब था। उस बंगले में अय्याशी करने की हर एक चीजें थी जिन्हें वो खुल के यूज कर सकता था। ये बंगला रोहन ने अपने मजे के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाया था और धैर्य ने गुस्से में एक रात में ही इस बंगले को खाक बना दिया। ये बात रोहन से सहन नहीं हो रही थी। बंगले के जल जाने के गुस्से में वो अभी अपना आपा खो चुका था। उसके दिमाग ने फिलहाल काम करना बंद कर दिया था। रोहन अभी काफी ज्यादा गुस्से में था और धैर्य के ऑफिस के बाहर खड़ा हो धैर्य का नाम लिए चिल्लाए जा रहा था। धैर्य, धैर्य, निकल बाहर, आज मैं यहाँ तुझसे हिसाब बराबर करने आया हूँ, रोहन गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाया। धैर्य उस समय किसी फॉरेनर के साथ मीटिंग कर रहा था और रोहन की इतनी तेज आवाज सुन उसका ध्यान टूटा और वो उस फॉरेनर को एक्सक्यूज मी बोल के अपने केबिन की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा तो उसे रोहन पागलों की तरह चिल्लाता मिला। नॉर्मल टाइम होता तो धैर्य भी अभी ओवर रिएक्ट करता रोहन की तरह, पर आज सुबह ही उसने धानी के साथ इतना प्यार भरा समय बिताया था। धानी की शर्म से झुकी नजरें अब तक उसके सामने घूम रही थी और धैर्य रोहन से बकवास करके अपने इतने अच्छे मूड को खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए धैर्य ने रोहन को पूरी तरह अवॉइड किया और अपने कान को लिटिल फिंगर से साफ कर रिमोट के एक बटन को प्रेस कर विंडो को साउंड प्रूफ कांच से कवर कर दिया और चेहरे पे नॉर्मल भाव लिए फिर से अपनी चेयर पे बैठ अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर दिया। रोहन ने धैर्य को उसकी खिड़की से झांकते हुए देख लिया था। उसे लगा कि धैर्य नीचे आएगा उससे बात करने या फिर उससे झगड़ने, पर धैर्य ने तो उसे अवॉइड किया। ये बात रोहन के ईगो को लग गई। वो गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, धैर्य सिंह रायजादा, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है जो तू मुझे ऐसे अवॉइड कर रहा है? तू भूल गया है तो मैं तुझे बता दूं कि तेरी माँ मेरे बाप के और मेरे रहमो करम पे पलती है। रोहन गुस्से में झल्लाते हुए चिल्लाया, जितनी उसकी पास ताकत थी उतने जोर से, और गुस्से में अपनी पेंट की जेब से गुण निकाल धैर्य के केबिन की ओर निशाना साधते हुए शूट करने लगा लगातार। पर वो ग्लास वॉल काफी ज्यादा मजबूत थी और साउंड प्रूफ भी थी, इसलिए उस ग्लास वॉल को तो कुछ नहीं होता, पर रोहन के गन में जितनी भी बुलेट थी वो सब खत्म हो जाती है। फायरिंग की आवाज धैर्य के कान तक तो नहीं गई, पर रेहान ने बहुत अच्छे से सुन लिया। उसने सुबह ही देखा था धैर्य का मूड आज काफी ज्यादा अच्छा था और वो धैर्य के मूड को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तुरंत एक्शन लिया और पुलिस को फोन कर ऑफिस से बाहर निकल रोहन के पास आया। रोहन के हाथ में अब भी गन थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था। कोई और होता तो शायद वो डर जाता, पर क्योंकि ये रेहान था धैर्य का दाहिना हाथ और वो धैर्य के लिए अपनी जान भी देने से एक बार भी संकोच नहीं करता था। रेहान गुस्से में ऑफिस से बाहर आया और रोहन से बिना कुछ बोले उसके मुंह पे गुस्से में एक जोर का पंच जड़ दिया। रोहन रेहान के इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो लड़खड़ा के गिरने लगा, पर रेहान ने उसे उसके कॉलर से पकड़ा और गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे बॉस के लिए ऐसे वर्ड्स यूज भी करने की, बोल के एक जोरदार मुक्का रोहन की नाक पे जड़ दिया। रेहान का ये मुक्का इतना ज्यादा जोर का था कि रोहन के नाक से खून निकलने लगा। रोहन ने भी गुस्से में रेहान पे वार करने के लिए अपना हाथ उठाया, पर रेहान ने रोहन के उस हाथ को अपनी पूरी ताकत से मोड़ दिया और बोला, बॉस की माँ तेरे बाप के पास भीख मांगने नहीं गई थी, वो वहां तेरे बाप की पत्नी की हैसियत से रहती है, बोल के रेहान ने एक और पंच रोहन के मुंह पे जड़ दिया। रोहन ने रात में एंजॉय करने के लिए काफी मात्रा में ड्रग्स लिया था ताकि वो अच्छे से उन सारी लड़कियों को एक साथ सेटिस्फाई कर सके, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसका बंगला जल गया और ऊपर से उस ड्रग्स की वजह से रोहन अभी काफी कमजोर फील कर रहा था, इसलिए वो अभी चाह के भी रेहान को जवाब नहीं दे पा रहा था। रेहान भी गुस्से में पूरा पागल हो गया था। वो धैर्य उसके लिए भगवान की तरह था और कोई उसके भगवान के लिए ऐसे वर्ड्स को यूज करे वो सहन भी कैसे कर सकता था। वहां धैर्य तो अपनी मीटिंग ऐसे कर रहा था जैसे उसे इन सारी चीजों का पता ही ना हो, जबकि वो अपने लैपटॉप में ऑफिस के बाहर क्या चल रहा है उसे साफ साफ देख रहा था। रोहन को उसके किए की बहुत अच्छी सजा मिल गई थी। धैर्य अब जाके सेटिस्फाई हुआ था और ये सेटिस्फैक्शन उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रही थी। उसका ध्यान तो मीटिंग पे बिल्कुल भी नहीं था, वो अभी ऑफिस के बाहर चल रहे लाइव शो को अपने लैपटॉप पे देख के एंजॉय कर रहा था। कल रोहन ने जो भी उसके साथ किया हॉस्पिटल में, उसका अब जाके धैर्य ने सूद समेत बदला ले लिया था, जिससे उसके चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान थी। रेहान तो रोहन को आज गुस्से में पीट पीट के मार ही डालता अगर टाइम पे पुलिस नहीं आ जाती तो। धैर्य के ऑफिस से फोन आया था, इसलिए पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई और कुछ ही मिनटों में पुलिस आके रोहन को रेहान से आजाद करके अरेस्ट कर जबरदस्ती अपने साथ लेके चली गई। रोहन खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश करता है, घमंड में गुर्राता रहा, अपने पावर और पैसे का रोब दिखाता रहा, पर पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ लेके चली गई। रेहान रोहन की मजबूरी देख जीत भरी मुस्कान करने से खुद को रोक नहीं पाया। रोहन ने भी रेहान के चेहरे पे इस मुस्कान को देखा और उससे गुस्से में कहा, आज तूने मुझसे मेरा गुरूर छिना है, बहुत जल्द मैं तुझसे तेरा गुरूर छिनूंगा, रोहन ने रेहान को धमकी देते हुए कहा और पुलिस की जिप में जाके बैठ गया। रोहन के बैठने के बाद बाकी के पुलिस वाले भी गाड़ी में बैठे और चले गए उसे लेके। रोहन के धमकी में एक कॉन्फिडेंस था जिसे सुन एक मिनट के लिए रेहान सुनना पड़ गया।
पर फिर उसने अपने सर को झटका और सिक्योरिटी गार्ड से अपना कोट लेके ऑफिस के अंदर चला गया। वहां रोहन जेल में पुलिस वालों पे चिल्लाता रहा, उन्हें खुद को छोड़ देने की धमकी पे धमकी देते रहा, पर उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। पूरे पुलिस स्टेशन में रोहन की धमकी से भरी आवाज गूंज रही थी, पर पुलिस वालों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे आज उन लोगों ने अपने कान में तेल डाल रखा है। कोई किसी तरह का रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, सब अपने काम में लगे हुए थे शांति से। धैर्य ने शहर के सारे पुलिस ऑफिसर्स से इतनी अच्छी पहचान बना रखी थी कि रोहन उसके आगे कुछ नहीं था। धैर्य पुलिस वालों की मदद के लिए उन्हें कुछ इलीगल हथियार दिया करता था। पुलिस उन इलीगल हथियार को यूज करके शहर के कुछ ऐसे क्रिमिनल को मार देती थी जिनके नाम से वो केस तक नहीं दर्ज कर पाते थे। उन क्रिमिनल्स को मारने के बाद पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पूरी भी कर देते थे और उन्हें सरकार को कोई जवाब भी नहीं देना पड़ता था, क्योंकि पुलिस वाले उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए सरकारी वेपन्स को यूज ही नहीं करते थे। और क्योंकि इन सब में धैर्य और पुलिस वाले साथ में मिलकर काम करते थे, इसलिए धैर्य उन लोगों के लिए एक तरह का बॉस ही था। इसलिए उसकी ऑफिस से जैसे ही फोन आता है, पुलिस तुरंत तेज रफ्तार से आई और उसी तेज रफ्तार से रोहन को लेके चली गई। और रोहन की हार्ट अटैक दे देने वाली धमकी सुन के भी पुलिस वालों के कान में जू तक नहीं रेंगी। रोहन के रोड पर से जाने के बाद जितने भी आम लोग खड़े होकर रोहन को ऐसे अजीब गरीब बर्ताव करते हुए देख के एंजॉय कर रहे थे, वो सब पुलिस के आने के बाद उन्हें कोसने लगती है। पुलिस वालों की वजह से आम पब्लिक का एंटरटेनमेंट जो खत्म हो गया। एपिसोड 95। रेहान रोहन को जेल भेजने के बाद ऑफिस में अंदर आया और अपना काम करने लगा शांति से, पर रह रह के उसे रोहन की धमकी याद आती और वो बेचैन हो जाता और सोचने लगता कि आखिर उसकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसे चोट पहुंचा के रोहन उसे दर्द देगा। पर दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालने के बाद भी रेहान का दिमाग नहीं चल रहा था। आखिर चलता भी कैसे, वो इन मामलों में था भी तो धैर्य की परछाई। खैर छोड़ो, वहां धैर्य ने भी अपनी मीटिंग को पूरा किया उस फॉरेनर के साथ। फॉरेनर धैर्य के आज के बिहेव से काफी ज्यादा खुश था। वो धैर्य से शेक हैंड करते हुए बोला, मिस्टर धैर्य सिंह रायजादा, आई एम वेरी हैप्पी विद योर बिहेवियर एंड वे टू डूइंग अ बिजनेस। टुडे आई हैव केप्ट अ पार्टी इन माई लग्जूरियस बंगलो। प्लीज कम टू माई पार्टी, आई विल लव इट। मैं आपके बिहेवियर और बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने आज शाम को अपने आलीशान बंगले में एक पार्टी रखा है, उस पार्टी में अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मिस्टर धैर्य सिंह रायजादा। उस फॉरेनर ने धैर्य के सामने इनविटेशन कार्ड बढ़ाते हुए कहा। ये फॉरेनर बहुत ही बड़ा क्लाइंट था, जिसे इम्प्रेस करना आसान नहीं था। इस क्लाइंट को इम्प्रेस करने का मतलब है धैर्य का सिक्का अब भारत के बाहर भी उसी रुबाब से चलेगा जैसे भारत में चलता है। धैर्य यही तो चाहता था, इसलिए वो हफ्ते भर से पैलेस में रहते हुए भी इस मीटिंग की तैयारी कर रहा था और सुबह जल्दी उठ ऑफिस आया था। धानी सच में उसके लिए एक दवा और दुआ दोनों की तरह थी। उसकी एक मुस्कुराहट उसके बिगड़ते हुए काम को भी बना देती थी। इस फॉरेनर क्लाइंट के साथ जाने कितने ही लोग जुड़ना चाहते थे। खुद धैर्य ने भी डिस्पैरेटली इस क्लाइंट से मिलने और इससे बिजनेस करने का बहुत बार ट्राई किया, और आज हो भी गया। पर रोहन ने जो भी तमाशा सुबह किया था उस वजह से वो अपना आपा खो भी देता। पर धानी के साथ धैर्य ने इतना प्यारा समय बिताया था कि वो चाह के भी आज गुस्सा नहीं कर पा रहा था। उसका दिल सब कुछ भूल के अभी धानी को और ज्यादा प्यार करने को कर रहा था। इस डील के फाइनल होने का क्रेडिट भी धैर्य दिल धानी को ही दे रहा था और उसे अपनी बाहों में भर के ढेर सारा प्यार करने को कर रहा था। धैर्य मुस्कुराते हुए उस फॉरेनर से बोला, यू आर इन्वाइटिंग मी विद सो मच लव, सो आई विल डेफिनेटली कम, धैर्य ने कहा और उस फॉरेनर से शेक हैंड किया। फॉरेनर कुछ देर बाद ऑफिस से चला गया। धैर्य अपने चेयर पे बैठा कुछ सोच रहा था। आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके पास जो आया है, उसे सेलिब्रेट तो करना चाहिए, वो भी अपनी धानी के साथ। धैर्य यही सब सोचते हुए किसी को कॉल करता है और उससे कुछ कह के अपना कोट उठा केबिन से बाहर चला जाता है। केबिन के बाहर आ धैर्य रेहान से बोला, रेहान तुम आगे का काम संभाल लेना, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, बोलकर धैर्य अपना कोट पहन लिफ्ट में चला जाता है। रेहान धैर्य को खुश देख बहुत ज्यादा खुश होता है। वो धैर्य को यस बॉस बोल अपना काम करने लगता है। हॉस्पिटल, सविता जी का वार्ड। अब तक दोपहर हो चुकी थी और सविता जी भी सो चुकी थी। दिव्या अभी भी नहीं आई थी। नर्स सविता जी के हाथ में लगी ग्लूकोज की बोतल को चेंज कर रही थी। डॉक्टर सविता जी को बिना डिस्टर्ब किए उन्हें चेक कर रहे थे और धानी ये सब होते हुए ध्यान से देख रही थी और डॉक्टर के कुछ कहने का वेट कर रही थी। डॉक्टर सविता जी को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद धानी की तरफ मुड़े और उससे बोले, मिसेस रायजादा, आपकी माँ की बॉडी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। आपकी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हो सकेगा तो हम इन्हें कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज भी कर देंगे। धानी डॉक्टर की ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, इतनी अच्छी खबर देने के लिए। धानी की आंखें अभी नम हो गई थी खुशी के कारण। उसकी माँ बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और पहले की तरह ही नॉर्मली बात कर पाएंगी। ये सोच के ही धानी के चेहरे की चमक बढ़ गई। डॉक्टर अपनी बात कह चले गए। धानी सविता जी के हाथ को अपने हाथ में ले उन्हें शांति से देखने लगी। अभी धानी अपनी खुशियों के सातवें आसमान में गोते लगा ही रही थी कि तभी उसका फोन बज पड़ता है। धानी सविता जी के हाथ को छोड़ अपना मोबाइल उठाती है तो देखती है उसमें धैर्य का फोन आ रहा होता है। धानी का सारा मूड धैर्य का नंबर देख खराब हो जाता है।
धानी मुंह बिगाड़ते हुए फोन पिक कर, हम बोलिए क्या बोलना है आपको, धानी ने बेरुखी से कहा। धैर्य अभी काफी ज्यादा खुश था, इसलिए उसने धानी पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे ऑर्डर देने के लहजे में बोला, हॉस्पिटल के बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। धानी धैर्य का ऑर्डर सुन हैरान हुई और खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, धैर्य अभी तो दोपहर ही है, आप मुझे इतनी जल्दी लेने क्यों आ गए। धैर्य कड़क आवाज में, मैं दोबारा अपनी बात नहीं दोहराऊंगा, अगर तुम अगले 5 मिनट में नहीं आई तो मैं आऊंगा और कल की तरह तुम्हें अपनी बाहों में उठा के लेके आऊंगा। धैर्य धमकी दे बिना धानी की बात सुने फोन कट कर देता है। धैर्य अभी काफी ज्यादा खुश था और वो अपनी ये खुशी धानी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। उसे पता था कि वो चाहे जितना भी धानी से रिक्वेस्ट कर ले पर धानी उसके साथ बाहर नहीं जाएगी अभी अपनी माँ को छोड़ के। इसलिए धैर्य ने धानी धमकी दिया और कार में बैठ के धानी का वेट करने लगा। धानी भी धैर्य की धमकी सुने एकदम डर गई। धैर्य ने कल हॉस्पिटल में जो भी किया था उसे वही सब दोबारा नहीं दोहराना था, इसलिए उसने नर्स को सविता जी का देखभाल करने को कह वार्ड से निकल गई और कुछ देर में ही हॉस्पिटल के बाहर आ गई। धानी को अभी धैर्य के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। धैर्य उसके साथ हमेशा हर चीज में जबरदस्ती करता रहता है। वो क्या सोचेगी उसके इस फीलिंग की परवाह किए बिना हमेशा उस पर अपनी मनमानी करते रहता है। धानी जैसे ही धैर्य के कार के पास आई वैसे ही एक गार्ड ने धानी के लिए कार का डोर खोला। धानी धैर्य को घूरते हुए कार में बैठ गई और उससे बोली, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, आखिर ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था आपको। धानी धैर्य पे बरसते हुए बोली। पर धैर्य ने धानी को पूरी तरह इग्नोर किया और ड्राइवर को कार ड्राइव करने को कहा। ड्राइवर धैर्य का ऑर्डर पा कार ड्राइव करने लगा। धानी धैर्य के इस बिहेवियर से चौंक गई और चिल्लाते हुए बोली, धैर्य मुझे अभी कहीं नहीं जाना, ड्राइवर कार रोको। धानी का ऑर्डर सुन के भी ड्राइवर ने कार की स्पीड तक कम नहीं की, उसने पूरी तरह धानी के ऑर्डर को अवॉइड किया और अपना काम करता रहा। धानी ड्राइवर के इस बिहेवियर पे धैर्य को घूर के देखने लगी और उससे बोली, धैर्य क्या मैं जान सकती हूँ आप अपनी पत्नी को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हैं। धैर्य तिरछी मुस्कान के साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्वैप करते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। धानी धैर्य का ऐसा कोल्ड बिहेवियर देख अपना मुंह बिगाड़ के शांति से कार में बैठ गई, अपना हाथ एक दूसरे में बांध के। वो धैर्य से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। वो गुस्से में भले थी पर धैर्य का डर उसके अंदर ऐसा छाया था कि उसने गुस्से में भी खुद पर से कंट्रोल नहीं खोने दिया और शांति से बैठ गई। धैर्य को अभी धानी के गुस्से से लाल गाल को देख के उस पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसका मन अभी मचल रहा था धानी को प्यार करने के लिए, पर उसने खुद पे कंट्रोल करके रखा था और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का वेट कर रहा था। एपिसोड 96। कुछ ही देर में धैर्य की कार एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट के बाहर आके रुकती है। ये रेस्टोरेंट कम किसी राजा महाराजा का महल ज्यादा लग रहा था। गोल्डन कलर का बड़ा सा गेट, गेट पे दो सुंदर अप्सराओं के स्टैच्यू बने हुए थे। वो अप्सराएं गोल्ड के ज्वेलरी से सजी हुई थी और हाथ में मटके को लिए मुस्कुरा रही थी। धानी इतने आलीशान गेट को देख के ही चौंक जाती है और मुंह खोले धैर्य को देखने लगती है। धैर्य मीठी सी मुस्कान लिए कार से उतरता है और धानी की तरफ आओ उसके तरफ का गेट खोलता है। धानी हैरान हो कार से निकल धैर्य के पास आओ स्टैच्यू को टच करके धैर्य से बोली, धैर्य ये असली गोल्ड है। धैर्य ने जब देखा कि धानी उस पे नहीं बल्कि एक बेजान सी मूर्ति पे ध्यान दे रही है और उसे टच भी कर रही है तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो बेरुखी से बोला, तुम्हें उन सारी चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए, बोल के धैर्य ने धानी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ लेके जाने लगा। धानी धैर्य के बिहेवियर को पूरी तरह अवॉइड कर रेस्टोरेंट में अंदर एंटर करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। गेट के अंदर और महल के बाहर एक बहुत बड़ा फाउंटेन था जिसमें अलग अलग जानवरों के स्टैच्यू लगे थे और उनके मुंह से पानी की बौछार हो रही थी। धानी इतने आलीशान फाउंटेन को देख हैरान हुई और धैर्य से बोली, धैर्य ये कितना खूबसूरत है। वो देखिए उस हाथी के सुर से कैसे पानी निकल रहा है, और वो देखिए उस जेब्रा के कान से भी पानी कैसे निकल रहा है। धानी अभी बहुत ज्यादा खुश थी और एक एक जानवर को बहुत ध्यान से देख के उसे एंजॉय कर रही थी। धैर्य को बुरा तो लग रहा था कि धानी उसे छोड़ के बेजान सी चीजों पे अपना सारा ध्यान दे रही है, पर धानी के चेहरे पे जो खुशी थी वो सबसे अलग थी। धानी उन बेजान सी चीजों को देख के खुश थी और धैर्य धानी को खुश देख खुश था और उसे निहार रहा था। वो काफी बार इस रेस्टोरेंट में आया है पर उसने कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, पर आज धानी की वजह से उसने पहली बार इन चीजों को नोटिस किया और खुश हो गया। धानी काफी देर तक उन स्टैच्यू को देखती रही, फिर धैर्य ने धानी का हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेके चला गया। ये रेस्टोरेंट नहीं एक महल था सच में। बड़े बड़े आलीशान चेयर, उस पे सोने से की गई फिनिशिंग, कार्पेट तक यहाँ के एल्जाइबल लग रहे थे। धानी सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हुए अंदर बढ़ रही थी। धैर्य धानी को अंदर लाए एक चेयर पे बिठा देता है और खुद उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। धानी सारी चीजों को बहुत ध्यान से देख रही थी और धैर्य धानी को। कुछ ही देर में ढेर सारे शेफ आते हैं, हाथ में ढेर सारी डिशेस लेके और टेबल पे सर्व करने लगते हैं। धानी इतने सारे टेस्टी टेस्टी डिशेस को देख खुश हो जाती है और हैरानी से धैर्य को देखने लगी और उससे बोली, धैर्य दुनिया डिनर डे पे आती है और आप लंच डे पे आए हैं।
धैर्य धानी को इंटेंसिटी के साथ देखते हुए, अगर वाइफ इतनी प्यारी हो तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ दे की तरह करने का मन करता है। धानी धैर्य की बातें और उसकी नजरों की तपिश को देख और सुन के शर्मा गई। उसने धैर्य से नजरें हटा के अपने आसपास देखा तो पूरा रेस्टोरेंट उसे खाली नजर आया। तो उसने धैर्य से कहा, धैर्य ये रेस्टोरेंट थोड़ा खाली खाली सा नहीं लग रहा। धैर्य धानी को देखते हुए, इस पूरे रेस्टोरेंट को मैंने बुक किया है हमारे लंच डे के लिए। धैर्य सच में यूनिक इंसान था। उसके प्यार करने का अंदाजा और दिखाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था। 1 साल पहले धानी जब धैर्य के डर से नैनीताल जाके रहने लगी थी तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि धैर्य के साथ उसकी लाइफ ऐसी होगी। धैर्य उसके लिए पोसेस्ड है पर प्यार भी वो उससे बहुत करता है और जिद्दी तो वो इतना है कि धानी उसके उस बारे में सोच भी नहीं चाहती। धानी धैर्य की बात सुन मुस्कुराते हुए अपना खाना खा रही थी और खुद में खोई हुई थी। धैर्य भी धानी को देखते हुए खाना खा रहा था। वो धानी को खुश देख के बहुत ज्यादा खुश था। धानी अभी 7वें आसमान में गोते लगा ही रही थी कि तभी वो धैर्य का सवाल सुन दंग रह गई। उसके मुंह में जो निवाला जाने वाला था वो नीचे गिर गया और वो हैरानी से धैर्य को देखने लगी। धैर्य धानी को खुश देख उससे बहुत प्यार से पूछता है, तो हम बेबी प्लान कब कर रहे हैं? धानी धैर्य से ये सवाल सुन शॉक्ड हो उसे देखने लगी और हकलाते हुए बोली, धैर्य इतनी जल्दी भी क्या है इन सभी चीजों की? बोल के धानी चुपचाप अपना खाना खाने लगी। धैर्य मुस्कुराते हुए, धानी यही तो सही उम्र होती है पेरेंट बनने की, इसीलिए हमें आज से ही कोशिश शुरू कर देना चाहिए। मुझे नेक्स्ट मंथ अपनी निशानी तुम्हारी कोख में चाहिए। धैर्य ने इतना ही कहा कि धानी को जोर जोर से खांसी आने लगी। उसके मुंह में जो निवाला था वो उसके कपड़े पे गिर गया। धानी खुद को खांसने से रोक रही थी पर जितना वो खुद को कंट्रोल करती उतनी खांसी उसे ज्यादा आती। धानी को खांसते देख रेस्टोरेंट के कुछ लेडी सर्वेंट भाग के आए धानी की मदद करने के लिए। पर इससे पहले वो सर्वेंट्स धानी को छूते भी धैर्य ने उन्हें अपनी कड़क आवाज से रोक दिया। डोंट यू डेयर टू टच माई वाइफ, धैर्य ने एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहा और अपनी जगह से उठ धानी के पास आया और उसकी पीठ सहलाने लगा। धैर्य के ऐसे सहलाने से धानी को आराम मिला। धैर्य धानी की पीठ को रब करते हुए उसे पानी का ग्लास देता है। धानी धैर्य के हाथ से वो ग्लास ले पी लेती है। पानी पीने से धैर्य को राहत मिली और उसने धानी से पूछा, अब कैसा लग रहा है? धानी राहत भरी सांस लेते हुए, अच्छा लग रहा है अब। धैर्य धानी की बात सुन एक राहत भरी सांस लेता है और धानी को अपने सीने से लगाते हुए सर्वेंट्स को सारी डिशेज को हटा के दूसरी डिशेज लाने को कहता है। पर धानी मना करते हुए बोली, धैर्य मेरा अब खाने का मूड नहीं है, यहां से चलिए। धैर्य धानी की बात मानते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और धानी को अपनी बाहों में उठा लेता है। धैर्य के ऐसे अचानक उठा लेने से धानी हैरान हो उसे देखने लगी और उससे बोली, धैर्य मैं चल सकती हूँ, छोड़िए मुझे। धैर्य धानी को और कस के अपनी बाहों में लेते हुए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम ऐसे ही चलोगी। धानी अपना मुंह धैर्य के सीने में छुपाते हुए, धैर्य हमें सब देख रहे हैं, प्लीज कुछ तो शर्म करिए और छोड़िए मुझे। धैर्य धानी के कहने पे अपनी नजर घुमा के चारों तरफ देखता है तो जितने भी लोग उसकी धानी को देख रहे थे वो सब अपनी नजर नीचे कर लेते हैं डर से। सबके नजर नीचे करने पे धैर्य धानी से बोला, मेरी मर्जी के बिना कोई तुम्हें देख भी नहीं सकता। धानी धैर्य की इस बात को सुन उसे हैरानी से देखने लगी और खुद को धैर्य की बाहों में ढीला छोड़ दी। धैर्य धानी को रेस्टोरेंट से बाहर ला अपनी कार में बिठाता है और खुद उसके पास बैठ डोर को लॉक कर देता है। दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कर ड्राइव करना शुरू कर देता है। एपिसोड 97। धानी और धैर्य कार में बैठे थे। कार अपनी स्पीड में मुंबई की हाईवे पे दौड़ रही थी। कार में कुछ अजीब सी शांति छाई हुई थी जो धैर्य को खाए जा रही थी। धानी कार के बाहर के नज़ारे को शांति से देख रही थी और धैर्य अपने मोबाइल में टाइम पास करते हुए धानी एकदम शांत थी। वो धैर्य से किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर रही थी और ये बात धैर्य को अजीब लग रहा था। कल रात से जब से उसने अपने दिल की बात धानी से की थी तभी से धानी नाराज थी और धैर्य से थोड़ी कटी कटी सी लग रही थी और ये बात धैर्य को अब अंदर से डराने लगी। धैर्य ने धानी से नजर हटा के जब विंडो के बाहर देखा तो बाहर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। धैर्य के दिल में भी अभी कुछ ऐसे ही लहरें उठ रही थी जिसे वो शांत करना चाहता था और धानी के साथ और ज्यादा टाइम भी स्पेंड करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ सोचा और ड्राइवर को अपनी कड़क आवाज में बोला, स्टॉप द कार राइट नाउ। धैर्य का ऑर्डर सुन ड्राइवर तुरंत कार कुछ दूरी पे आके रोक भी देता है। धानी तो धैर्य की बात सुन एकदम शॉक्ड हो गई और उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, धैर्य आप यहाँ पे कार क्यों रोकने के लिए कह रहे हैं? धैर्य कार से उतरते हुए, मुझे यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करना है बोलते हुए धैर्य धानी की तरफ आया और उसकी तरफ का डोर खोल उसे बाहर आने का इशारा किया। आपका मूड है तो आप जाइए, मुझे नहीं जाना। धानी धैर्य का इशारा समझ उसे साफ मना कर देती है और फिर ड्राइवर से, ड्राइवर मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो बोल के धानी कार में कंफर्टेबल बैठ गई। धैर्य धानी के मना करने पे उसको घूरते हुए, तुम मेरे साथ चल रही हो या मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा के लेके चलूं? धैर्य की धमकी सुन जैसे ही धानी कुछ बोलने को गई धैर्य ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा बोल के धैर्य धानी की तरफ बढ़ा। धैर्य की धमकी सुन धानी अपना मुंह बना के दूसरी तरफ देखने लगी।
उसका मन बीच पे घूमने को तो था, पर अभी उसे हॉस्पिटल जाना था क्योंकि दिव्या के एग्जाम चल रहे थे, तो वो लेट आने वाली थी हॉस्पिटल। और क्योंकि धैर्य के अचानक फोन आने पे धानी सविता जी को कुछ बोल के नहीं आ पाई, इसलिए उसे अभी अपनी माँ की फिक्र होती। और उस पर धैर्य की ऐसी जबरदस्ती हर चीज पे धानी को गुस्सा दिलाने लगा। और यहाँ धानी का ऐसे शांत रहना धैर्य को गुस्सा दिलाता है। वो धानी को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि धानी जल्दी से पीछे की तरफ खसकी और धैर्य से बोली, मैं चल रही हूँ, पहले आप रास्ते से हटिए। धानी हड़बड़ाते हुए बोली, जिसे सुन धैर्य के चेहरे पे जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। धैर्य 2 कदम पीछे हटा तो धानी कार से बाहर आ डोर को एक तेज आवाज के साथ जोर से बंद कर देती है और आगे बढ़ जाती है बिना धैर्य से कुछ भी बोले। धैर्य को धानी का गुस्सा साफ साफ रियलाइज हो रहा था, जिसे फील कर वो मुस्कुरा देता है। उसे अभी धानी के साथ खुले आसमान में टाइम स्पेंड करना था। वैसे शनि उससे इतनी नाराज नहीं होती अगर धैर्य यही बात उससे प्यार से कहता, पर धैर्य भी क्या करे, उसे हर बात पे ऑर्डर देने की आदत है। ऊपर से उसे धानी की आदत का पता है। धानी को सिर्फ अपनी माँ की फिक्र होती है और उनके चक्कर में वो हमेशा उसे अवॉइड करती है, इसलिए धैर्य ना चाहते हुए भी धानी को ऑर्डर देता है, जिसे ना चाहते हुए भी धानी को मानना पड़ता है। धानी मुंह फुलाए हुए ही बीच की तरफ बढ़ गई और धैर्य अपने पेंट की जेब में हाथ डाले हुए डेविल स्माइल के साथ धानी के पीछे पीछे चलने लगा धीरे कदमों से। धानी बीच पे आए तो थी गुस्से में, पर जब उसके पैर से समुद्र की ठंडी लहरें टकराई तो उसका गुस्सा कहीं गायब ही हो गया। उस पर भी आत्मा तक को सुकून पहुंचाने वाली तेज चलती ये सर्द हवाएं। धानी उस जगह पे खड़ी हो अपने हाथ हवा में फैलाए इन हवाओं को महसूस करने लगी। हवा में धानी के सिल्की बाल लहराने लगे। उसका दुपट्टा उड़ के उसके बदन से दूर जाने कब का चला गया था और उसे पता ही नहीं चला। पर क्योंकि धैर्य जस्ट धानी के पीछे ही खड़ा था, इसलिए ये दुपट्टा लहराते हुए उसके मुंह पे आ गया। इस दुपट्टे में धानी की महक थी, जिसे सूंघ के धैर्य अंदर तक फ्रेश हो गया और उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटा अपने एक हाथ में लपेट धानी के एकदम करीब आ उसकी कमर को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला। अब भी नाराज हो बोलते हुए धैर्य ने अपनी चिन धानी के कंधे पे रख लिया। धानी धैर्य की आवाज सुन मुस्कुराते हुए ना में सर हिला देती है और लहरों को देखते हुए बोली, धैर्य, इन लहरों की तरह हमारी लाइफ में भी कितना तूफान मचा हुआ है ना, जो कब शांत होगा इस बात का पता ही नहीं है हमें। धैर्य धानी के कंधे पे अपनी चिन रख हुए उन लहरों को देखते हुए, तुम अपने दिल के तूफान को मुझसे शेयर करके उसे शांत कर सकती हो। धैर्य ने जिस हाथ को धानी के कमर पे लपेट रखा था, धानी भी अपने हाथ धैर्य के उन्हीं हाथों पे लपेट धैर्य से बोली, क्या सच में मैं आपसे अपने अंदर उठ रहे तूफान को बता के उसे शांत कर सकती हूँ धैर्य? धैर्य धानी की बात सुन उसे अपनी तरफ करता है। हवाओं की वजह से उड़ रहे धानी के बाल को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, कोशिश करूंगा तुम्हारी बातों को समझने की और उसे शांत करने की। धानी धैर्य की बात सुन उसे ध्यान से देखने लगती है। तेज हवाओं की वजह से धैर्य के बाल उड़ के उसके माथे को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। शर्ट्स की कुछ बटन्स खुली थी, जिससे हवाएं धैर्य की मजबूत छाती को छुके अपना रास्ता बदल रही थी। पता नहीं आज ऐसा क्या खास था, पर धैर्य हमेशा के हिसाब में आज काफी ज्यादा शांत नजर आ रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। धानी धैर्य के चेहरे की चमक को देखते हुए उसमें कहीं खोसी गई और बोली, धैर्य, क्या मैं सच में आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ? धैर्य धानी की आंखों में देखते हुए, हम। धानी हिचकिचाते हुए, क्या आपने इन 20 सालों में एक बार भी कभी कोशिश नहीं की अपनी माँ से मिलने या फिर उनसे बात करने की? धैर्य धानी का सवाल सुन उससे 2 कदम की दूरी पे खड़ा हो उसे देखने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि धानी ऐसा कोई सवाल करेगी। धानी को एहसास था कि धैर्य अभी शॉक्ड है और शायद इसके बाद वो उससे नाराज भी हो जाए, पर फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और धैर्य से फिर से बोली, कम से कम एक बार तो जाके उनसे सवाल करिए कि क्यों वो 20 साल में एक बार भी आपसे मिलने नहीं आए, क्यों वो आपके पिता और आपको ऐसे हालत छोड़ के चली गई थी। धैर्य से धानी की ऐसी बातें सुनी नहीं गई। वो धानी को चुप कराना चाहता था, इसलिए वो बार बार अपनी कड़क आवाज में धानी को बोलने भी लगा, बस धानी शांत हो जाओ, स्टॉप इट धानी। पर धानी शांत नहीं हुई। उसमें पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई थी। वो धैर्य के धमकी को अवॉइड करते हुए आगे बोली, जिस औरत ने प्यार भरे रिश्ते को निभाने के लिए सभी की बद्दुआ को अपने नाम कर लिया, क्या आपके दिल ने एक बार भी नहीं कहा कि एक बार जाके उनसे एक बार ये सवाल करे, आपकी क्या उनके लिए ममता का कोई अर्थ नहीं था? धानी धैर्य से और भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके वर्ड्स उसके मुंह में ही दब के रह गए, क्योंकि धैर्य धानी को शांत करने के लिए अपने होंठों को उसके होंठों पे रख उसे किस करने लगा। धानी को धैर्य से और भी बातें करनी थी, इसलिए उसने अपने कदम पीछे लिए धैर्य को धक्का देके, पर धैर्य ने अगले ही सेकंड धानी की कमर को और भी अपनी मजबूत बाहों में जकड़ा और धानी की गर्दन में पीछे से हाथ डाल धानी को अपने एकदम करीब कर उसके होंठों को अपने दांतों तले दबा दिया और धानी को पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। धानी कुछ देर तक धैर्य से खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करती रही, पर धैर्य के पैशन से भरे किस में वो भी खो गई और उसके किस का जवाब वो भी उसे किस करते हुए देने लगी। सर्द चलती तेज हवाएं, ऊपर से धानी और धैर्य का मदहोशी से भरा ये डिप किस धैर्य और धानी को एक दूसरे की बाहों में पिघलने के लिए मजबूर करने लगा। धानी तो अपने सारे सवाल पता नहीं कब कब भूल के धैर्य की बाहों में खुद को पिघलने के लिए ढीला छोड़ देती है।
धैर्य भी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाते हुए धानी को अपनी बाहों में उठा उसे कार में ले आता है और कार से ड्राइवर को बाहर निकाल के कार को लॉक कर एक बटन को प्रेस कर उसे ब्लैक मिरर से कवर कर धानी और अपने कपड़े निकालने लगता है। धानी भी अब तक इतना ज्यादा बहक गई थी कि वो धैर्य को ये सब करने से मना करने के बजाय उसका साथ देने लगती है, उसके शर्ट और पेंट के बटन को खोलने में लगती है। धैर्य जो थोड़ी देर पहले थोड़े होश में था वो धानी का रिस्पॉन्स देख और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए धानी के कपड़ों को फाड़ देता है और धानी के पूरे बदन को चूमने लगता है। धानी भी उत्तेजित होकर अपनी गर्म सांसें धैर्य के कान और उसके सीने पे छोड़ने लगती है। धैर्य धानी की इन गर्म सांसों से और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और धानी की ब्रेस्ट पे अपने होंठ रख उसे काटते हुए चूमने लगता है। धानी दर्द की वजह से सिहारते हुए धैर्य से आह भरते हुए बोली, धैर्य प्लीज से धीरे से, आह आराम से करिए प्लीज रे, आह। बोलते हुए वो धैर्य के बाल को सहलाते हुए उसकी पीठ पे अपने नाखून गड़ाने लगती है। पर धैर्य ने अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं किया और धानी की ब्रेस्ट को जी भर के चूमने और काटने के बाद अपने होंठ नीचे की तरफ बढ़ाने लगा और धानी के शरीर के नीचे के हिस्से पे अपनी जीभ घुमाने लगा। धैर्य की इस हरकत पे धानी की दर्द से भरी एक आह निकल जाती है और उसकी पकड़ धैर्य के बाल में और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। एपिसोड 98। धानी आज बीच पे खड़े होकर धैर्य से वो सवाल कर रही थी जिनसे खुद धैर्य बचपन से भागते आ रहा था। धैर्य धानी को काफी बार रोकने की वार्निंग भी देता है पर धानी धैर्य से वैसे ही अपने सवाल करते रहती है। धैर्य से जब धानी के सवाल और नहीं सहन होते तो वो धानी को चुप कराने के लिए बीच पे ही पब्लिक एरिया में डीप किस करने लगता है। पहले तो धानी धैर्य को किस करने से रोकती है पर धैर्य आज धानी को इतने प्यार से पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था कि धानी भी अपना सारा कंट्रोल खो देती है और धैर्य की बाहों में खुद को ढीला छोड़ उसे और भी ज्यादा कामुक बनाने लगती है अपनी हरकतों से। धैर्य धानी को कार में लाके उसके होंठों को किस करते हुए उसके शरीर के हर एक हिस्से को पूरे शिद्द के साथ चूमता है और उसकी जवानी का रस जी भर के पीने के बाद खुद को उसके अंदर डाल उसमें पुश करने लगता है। धैर्य धानी में पूरे ताकत और एनर्जी के साथ पुश करते हुए उसकी ब्रेस्ट को मसल रहा था और उसके होठों पे अपने होंठ रख उसकी जीभ के साथ खेल रहा था। धानी भी धैर्य के प्यार में पूरी तरह से खोई हुई आहें भर रही थी और धैर्य के शरीर की गर्मी को अपने शरीर की गर्मी से शांत कर संतुष्ट हो रही थी। करीब 2 से 3 घंटों में दोनों के शरीर की गर्मी शांत होती है तो दोनों भी शांत होते हैं। धानी तो कार की सीट पे थक हार के गहरी नींद में सो ही जाती है। धैर्य भी धानी की छाती के बीचों बीच अपने चेहरे को छुपा कुछ देर आराम करता है, फिर अपनी एक शर्ट धानी को पहना के खुद अपनी पेंट पहन धानी को अच्छे से सीट पे सुला ड्राइवर को घर भेज खुद शर्टलेस हो कार को ड्राइव करने लगता है। दरअसल धैर्य ने जोश जोश में धानी की कुर्ती को फाड़ दिया था पूरे तरीके से और अभी धानी सिर्फ धैर्य के शर्ट में थी जो कि उसके थाई तक आती थी और धैर्य ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी धानी को इस हाल में उसके अलावा और कोई देखे भी, इसलिए वो ड्राइवर को बाहर से ही जाने को कह कार ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर में धैर्य धानी को लेके पैलेस पहुंचता है। धैर्य ने पहले पैलेस में फोन कर दिया था इसलिए अभी पैलेस में कोई भी नहीं था, पूरा पैलेस खाली था। धैर्य पैलेस को खाली देख एक राहत भरी सांस लेता है और कार से शर्टलेस हो धानी को अपनी बाहों में उठा पैलेस के अंदर जा रूम में ले जा धानी को बेड पे अच्छे से सुला देता है और धानी के पास लेट के धानी के थकावट से चूर मासूम चेहरे को देखने लगता है। पर जब उसे कुछ देर पहले धानी के कहे शब्द याद आने लगते हैं तो उसके स्वीट से चेहरे पे फिर से कठोर एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो धानी को एक कंबल से कवर कर वॉशरूम में जाके शावर ले पार्टी के लिए रेडी हो पैलेस से निकल जाता है। पर जाने से पहले फोन करके सारे सर्वेंट और गार्ड को फिर से पैलेस बुला लेता है। यहाँ धैर्य के दिमाग में बार बार धानी की बातें घूम रही थी तो वहाँ रेहान ऑफिस से काम करके अपने बंगले की तरफ जा रहा था कार से। अभी तक रात के करीब 8 बज रहे थे और रेहान दिन भर काम करके काफी ज्यादा थक चुका था कि तभी उसे दिव्या का हॉस्टल दिखता है। रेहान के चेहरे पे दिव्या के हॉस्टल को देख एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, पर यह मुस्कान तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उसकी नजर दिव्या पे जाती है। दिव्या अपनी फ्रेंड काजल के साथ हॉस्टल से बाहर जा रही थी बातें करते हुए, शायद वो बाहर डिनर करने जा रही थी। दिव्या का चेहरा अभी काफी ज्यादा खिला हुआ था। उसने अभी एक नॉर्मल सी कुर्ती पहनी थी और एक ब्लू कलर की टाइट जीन्स पहनी थी। उस कुर्ती के दोनों साइड से कट था जिससे दिव्या की पतली कमर विजिबल हो रही थी। दिव्या ने अभी अपने बालों का पोनी टेल बना रखा था और अपनी फ्रेंड से किसी टॉपिक पे बातें कर मुस्कुराए जा रही थी। रेहान आज काफी समय बाद दिव्या को देख काफी ज्यादा खुश था। उसने इस चांस को यूज करते हुए दिव्या की तरफ अपनी कार लेके जाता है और उसके रास्ते में ही कार को रोक देता है। दिव्या और उसकी दोस्त काजल की सारी हंसी रेहान की कार को देख गायब सी हो जाती है। काजल तो रेहान को उस इंसिडेंट के बाद आज पहली बार देख बुरी तरह डर जाती है, पर दिव्या रेहान को देख बुरी तरह से उसे घूरने लगती है। क्या मैं जान सकती हूँ तुमने इतनी बड़ी सड़क को छोड़ के यहाँ अपनी कार क्यों पार्क की? दिव्या रेहान को घूरते हुए अपनी कमर पे अपने दोनों हाथ रख बोली। पर रेहान एक छोटी सी मुस्कुराहट दिव्या को पास करते हुए, तुम कहीं जा रही हो? रेहान दिव्या के सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर खुद उससे एक सवाल करता है। दिव्या अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए बोल के दिव्या काजल का हाथ पकड़ उसके साथ जाने लगती है दूसरी तरफ से। रेहान ये देख के कार से उतर के भागते हुए दिव्या का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है।
तुम्हें जहां जाना है चलो, मैं छोड़ देता हूं, ऐसे रात में अकेले जाना सेफ नहीं है। दिव्या रेहान से अपना हाथ झटके में छुड़ाते हुए गुस्से में, पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि मुझे बिना मेरी मर्जी के हाथ मत लगाया करो। और दूसरी बात, मेरे लिए सबसे अनसेफ जगह तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना है, इसलिए तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते, समझे तुम? बोल के दिव्या फिर से काजल के साथ जाने लगी। काजल तो दिव्या की हिम्मत को देख पूरी तरह हैरान हो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि दिव्या रेहान जैसे गुंडे को ऐसे हिम्मत के साथ जवाब देगी। दिव्या और रेहान की ये नोक-झोंक आसपास के कुछ लोग खड़े होकर देखने लगते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं, जो रेहान के दबे हुए गुस्से को जगा देता है। और रेहान पहले अपने आसपास खड़े लोगों को चिल्ला के भगाता है, फिर दिव्या के पास आ उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। दिव्या रेहान के इस बर्ताव से हैरान हो जाती है, पर इससे पहले वो उससे कुछ बोले, रेहान दिव्या के जबड़े को कस के पकड़ उससे अपने दांत पिसते हुए बोला, जिस तरह से तुमने अभी मुझसे बात की, अगर कोई और होता तो वो कब का जहन्नुम पहुंच चुका होता। अब इससे पहले मेरा गुस्सा तुम पे उतरे, सीधे सीधे कार में बैठ जाओ बिना नाटक किए। रेहान दिव्या को ऑर्डर दे उसके हाथ को पकड़ उसे कार के पास ला कार की फ्रंट सीट पे बैठा काजल को भी आंखों से बैठने का इशारा करता है। काजल तो रेहान से बिना कोई जुबान लड़ाए चुपचाप जाके कार के बैक सीट पे बैठ जाती है। दोनों के बैठने के बाद रेहान कार की ड्राइविंग सीट पे बैठ दिव्या से बोला, कहाँ जाना है? दिव्या सुबकते हुए, हम दोनों ने आज बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था और तुमने वो बिगाड़ दिया, तुम बहुत बुरे हो, मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, बोल के दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। रेहान दिव्या को छोटे बच्चों की तरह रोता हुआ देख एक गहरी सांस लेता है। इतने समय में उसे दिव्या के बचपने के बारे में अच्छे से पता चल गया था। दिव्या भले ही 17 साल की हो गई थी, पर उसकी हरकतें 10 साल के बच्चों की तरह थी। इसका एक कारण धानी का प्यार भी था उसके लिए। धानी खुद पे सारी मुसीबतें लेके दिव्या को हमेशा ही महफूज रखती थी, जिस वजह से दिव्या में इतना ज्यादा बचपना भरा हुआ था। और दिव्या अपने इसी बचपने की वजह से अभी छोटे बच्चों की तरह रो रही थी, अपने आंख पे अपने दोनों हाथ माल के अपने आंसू को पोंछते हुए। दिव्या अभी इतने तेज रो रही थी कि काजल ने तो अपने दोनों कान ही बंद कर लिए थे, पर रेहान ने एक तेज आवाज के साथ दिव्या को डांटते हुए कहा, दिव्या एकदम चुप, वरना मैं वो करूंगा जिसके बाद तुम अपनी पूरी लाइफ पछताओगी। दिव्या रेहान की धमकी सुन अपने होंठों पे अपनी उंगली रखे एकदम चुप हो गई और आंसू भरे आंखों से रेहान को देखने लगी। दिव्या के ऐसे देखने से रेहान एक गहरी सांस लेता है, फिर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ दूरी तक कार ड्राइव करते हुए रेहान के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो कार के एक बटन को प्रेस कर कार की छत को पूरी तरह ओपन कर देता है। कार की छत खुल जाने के कारण फ्रेश हवा दिव्या के चेहरे को छू के उसके पोनी टेल बाल को उड़ाने लगती है। रात की हल्की ठंडी हवा को महसूस कर दिव्या का उदास मन खुश हो जाता है और वो सीट के ऊपर बैठ के इस पल को एंजॉय करने लगती है। रेहान दिव्या को खुश देख कार और ज्यादा फास्ट ड्राइव करने लगता है, जिससे दिव्या के चेहरे की चमक और बढ़ जाती है और वो रेहान को और भी फास्ट कार ड्राइव करने के लिए कहती है। काजल तो दिव्या का झट से बदलता हुआ मूड देख हैरान होती है और आंख फाड़े उसे देखने लगती है। रात की इस खुली हवा को एंजॉय करने का मन तो उसे भी कर रहा था, पर उसे रेहान से डर लग रहा था, इसलिए वो शांति से बैठी रहती है दिव्या को देखते हुए। एपिसोड 99। दिव्या रेहान की डांट खा रोने लगती है तो रेहान दिव्या के मूड को चेंज करने के लिए कार के छत को ओपन कर देता है। दिव्या इस पल को खुल के महसूस कर बहुत ज्यादा खुश होती है। धैर्य मुंबई की हाईवे पे करीब 1 घंटे तक यूं ही कार ड्राइव करता है, फिर कार को एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने रोकता है। कार के रुकते ही दिव्या का मुंह भी पहले जैसे ही हो जाता है। वो तुरंत ही कार से निकल काजल को भी बाहर आने को कह जाने लगती है। रेहान दिव्या को जाता देख हैरान होता है और कार से निकल दिव्या के पास आ उससे बोला, कहाँ जा रही हो? दिव्या रेहान से अपना हाथ छुड़ाते हुए, खाना खाने। चल काजल, बोल के दिव्या फिर से आगे बढ़ जाती है, पर रेहान दिव्या का रास्ता रोकते हुए उससे अपनी कड़क आवाज में बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा के इस रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाऊं? दिव्या रेहान को घूरते हुए, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं चिल्लाऊंगी और लोगों से तुम्हें पिटवाऊंगी। रेहान एक ऐब्रो ऊपर कर दिव्या को देखते हुए हैरानी से, तुम्हें लगता है कोई मुझे उंगली भी लगा सकता है? दिव्या कुछ देर थोड़ा रुक के कुछ सोच के हकलाते हुए, मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे टच मत करना वरना मैं सच में चिल्लाऊंगी और दीदी से तुम्हारी शिकायत भी करूंगी। रेहान बार बार दिव्या से धानी के नाम की धमकी सुन पक जाता है और अपने माथे पे हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ले दिव्या से बिना कुछ कहे उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। रेहान के ऐसे उठाने से दिव्या उसकी पीठ पे अपने मुक्कों की बारिश करते हुए चिल्ला के, तुम्हें क्या मैं आटे की गोनी लगती हूँ जो बार बार मुझे अपने कंधे पे उठा लेते हो? छोड़ो मुझे लंगूर, कही कि दिव्या खुद को रेहान से लाख छुड़ाने की कोशिश करती है, पर रेहान पे उसका जरा सा भी असर नहीं पड़ता। काजल तो अपनी आंख फाड़े रेहान को देखने लगती है। उसे रेहान और दिव्या का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। रेहान दिव्या पे ऐसे हक जता रहा था जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी हो। वो आंखें फाड़े अपनी जगह पे जमी हुई रेहान को दिव्या को रेस्टोरेंट में ले जाते हुए देखने लगी। वो दिव्या को अपने कंधे पे उठा अभी कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि वो पीछे मुड़ा और काजल को देखते हुए उससे बोला, तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना होगा?
रेहान ने इतना ही कहा था कि काजल जल्दी जल्दी में अपना सरनामे हिला देती है और रेहान के पीछे चलने लगती है। दिव्या काजल को अपने सामने देख खुश होती है और वो उससे बोली, काजल मुझे इस लंगूर से बचा, या जाके मेरे लिए मदद लेके आ। दिव्या काजल से ये बात 2 या 3 बार चिल्ला के जोर से बोली, पर काजल को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो रेहान के पीछे अपना सर नीचे कर चले जा रही थी चुपचाप। वहीं दूसरी तरफ धैर्य धानी को पैलेस में छोड़ पार्टी के लिए रेडी हो निकल जाता है। कुछ देर कार से ड्राइव करने के बाद धैर्य उस जगह पहुंच जाता है। धैर्य चाहता तो वो इस पार्टी में धानी को भी लाता, पर इस पार्टी में कुछ अच्छे और कुछ बहुत बुरे टाइप के लोग आए हुए थे और धैर्य अपनी धानी को इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रखना चाहता था। इसलिए उसने आज धानी को इतना ज्यादा थका दिया कि धानी गहरी नींद में सो गई और धैर्य रेडी होकर यहाँ आ गया। अभी रात के करीब 11 बज रहे थे। इस पार्टी में देश विदेश के बड़े से बड़े बिजनेसमैन और माफियाज आए हुए थे। उन माफिया और बिजनेसमैन के साथ उनकी पार्टनर आई थी जिन्होंने काफी एक्सप्लोरिंग टाइप के कपड़े पहने थे। इस पार्टी में धैर्य ही अकेला था जिसके पास कोई फीमेल पार्टनर नहीं थी, जो पार्टी में मौजूद लड़कियों को उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। पर धैर्य उन सभी को अवॉइड कर चेहरे पे एटीट्यूड भरी चमक लिए अंदर एंटर कर उस फॉरेनर के पास जाके उसे शेक हैंड करता है। फॉरेनर धैर्य को देख बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अलग अलग लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। धैर्य उन सभी से मिलते हुए उनसे बातें करने लगता है बिजनेस से रिलेटेड। धैर्य अभी बातें कर ही रहा था कि तभी वहां की फीमेल शेफ आती है ट्रे में नशे की अलग अलग चीजें लिए हुए, जैसे ड्रग, सिगार, शैंपियन, बियर और भी तरह तरह की नशा करने की चीजें। वो गर्ल शेफ छोटे छोटे कपड़े पहन वहां आती है और चेहरे पे चमक लिए अपनी बॉडी को और भी ज्यादा एक्सपोज करते हुए उन चीजों को सभी के सामने सर्व करने लगती है। धैर्य उन सभी शेफ्स को अवॉइड कर शैंपियन का एक ग्लास ले अपनी बातों में लग जाता है। वो फॉरेनर धैर्य के हर एक मूव को देख उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा था। उसके चेहरे पे अभी एक चमक थी, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो कुछ सोच रहा है धैर्य के लिए। धैर्य के अलावा सारे मर्द उन गर्ल्स को अपने साथ बिठा उनके साथ सेक्सुअली बिजी हो जाते हैं, पर धैर्य उन सभी से दूर हो बार काउंटर की तरफ जाए एक और शैंपियन ऑर्डर कर उसे पीने लगता है। उसे इस टाइप की पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर वो जिस तरह का काम करता था ऐसे में इस तरह की पार्टी को अटेंड उसे अक्सर करना पड़ता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ऐसे पार्टी में जाना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ पैलेस में रात के करीब 2 बजे के आसपास धानी की नींद टूट जाती है। वो अलसाई नजरों से बेड पे अपने हाथ घुमा के धैर्य को ढूंढने लगती है, पर उसे जब धैर्य कहीं नजर नहीं आता तो उसकी सारी नींद ही उड़ जाती है। धानी एक बटन प्रेस कर रूम में चारों तरफ नजर घुमा के देखती है तो उसे पूरा रूम खाली नजर आता है। धैर्य को रूम में ना देख के धानी हैरान होते हुए खुद से बोली, ये धैर्य कहाँ गए। बोलते हुए धानी अपनी नजर उठा वॉल पे टाइम देख और ज्यादा हैरान होती है और बाजू में रखी नाइटी को पहन बेड से उठ रूम में सभी जगह धैर्य को ढूंढने लगती है। धानी अभी रूम में चारों तरफ धैर्य को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। धानी को जैसे ही वो याद आया वो परेशान होते हुए खुद से बोली, हे भगवान, मैंने तो पिल्स लिया ही नहीं, कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल के धानी जल्दी से क्लोजेट की तरफ बढ़ जाती है और काबट से अपना पर्स निकाल उसमें से वही डिब्बी निकाल एक टैबलेट ले उसे मुंह में डाल पानी पी लेती है। टैबलेट फीड करने के बाद धानी राहत भरी सांस ले उस डब्बी को फिर से पर्स में डाल उसे काबट में रख क्लोजेट से बाहर निकल रूम से बाहर आ लिविंग रूम में आ किसी सर्वेंट से पूछती है, धैर्य कहाँ है। सर्वेंट अपना सर झुका, हमें नहीं पता मैम, हम जब पैलेस में वापस आए तो बॉस यहाँ नहीं थे। धानी सर्वेंट की बात सुन अपने जेब से अपना सेल फोन निकाल धैर्य को कॉल कांटेक्ट करती है, पर उसका मोबाइल नोट रीचेबल आता है। धानी बार बार फोन ट्राई करती है पर फोन से एक ही जवाब आता, नोट रीचेबल। धानी परेशान होकर वही लिविंग रूम के काउच पे बैठ एक मैगजीन को उठा उसे पढ़ते हुए धैर्य का वेट करने लगती है। एक्चुअली धैर्य ने अपनी कुछ ऐसी आदत धानी को लगा दी है कि धानी को उसके बिना नींद ही नहीं आती और रात में पैलेस से बाहर जाने की परमिशन धैर्य ने उसे दिया नहीं है, इसलिए धानी अच्छी वाइफ की तरह काउच पे बैठ मैगजीन पढ़ते हुए धैर्य का वेट करने लगती है। वहां पार्टी में धैर्य भी थोड़ा बोर हो रहा था। चारों तरफ पार्टी में भारी भारी मेकअप किए छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियां डांस कर रही थी और लोगों का मनोरंजन कर रही थी। कुछ लड़कियां मर्दों से चिपक के उन्हें सेड्यूस कर उन्हें उत्तेजित कर उनकी शाम को रंगीन कर रही थी। धैर्य बार काउंटर पे खड़ा शैंपियन पी रहा था और कुछ माफिया वर्ल्ड के बिजनेसमैन आके उससे बात कर रहे थे। धैर्य भी उनसे पूरे एटीट्यूड के साथ बात कर रहा था। धैर्य की हर छोटी बड़ी हरकत पे नजर वो फॉरेनर मिस्टर जेम्स स्मिथ रखे हुए थे। इस टाइप की पार्टी उन्होंने ही रखा था ताकि वो यहाँ आए बड़े से बड़े बिजनेसमैन और माफिया वर्ल्ड के लोगों की परख कर सके, और उन सब में धैर्य उन्हें खड़ा सोना लगा। धैर्य को देख उनके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और उन्होंने अपनी बेटी क्यारा स्मिथ को फोन कर इस पार्टी में बुला लिया। क्यारा भी जेम्स स्मिथ के फोन करने के करीब 15 मिनट के बाद इस पार्टी में आ गई पूरे एटीट्यूड के साथ। वहीं दूसरी तरफ रोहन जेल में गुस्से में दहक रहा था। राजेश लाख कोशिश करने के बाद में भी रेहान की बेल नहीं करवा पा रहे थे। ये सब भी धैर्य ने ही किया था। आज फ्राइडे था और उसने आज के लिए शहर के जितने भी छोटे से बड़े वकील थे उन सभी को खरीद लिया था, जिससे राजेश को एक भी वकील नहीं मिल रहे थे रोहन की बेल के लिए।
ऐसा नहीं था कि राजेश के पास उनका अपना लॉयर नहीं था, पर बदकिस्मती ये थी कि राजेश ने अपने उस लॉयर को काम से देश के बाहर भेजा था 2 दिनों के लिए। अब राजेश को कहाँ पता था कि उनका बेटा इन 2 दिनों में ऐसी मुसीबत में पड़ जाएगा और उनके पास पैसे होने के बावजूद वो कुछ न हो कर पाएंगे। वो पूरा दिन वकील की तलाश में घूमते रहे, पर जब उन्हें शाम के 5 बजे तक कोई भी लॉयर नहीं मिला तो वो थक हार के अपने विला वापस चले गए। और क्योंकि आज फ्राइडे था और कोर्ट शनिवार और संडे बंद रहता है, तो अब रोहन को और 2 दिन जेल में ही बितानी होगी, और ये बात रोहन को पागल कर रही थी। धैर्य ने रोहन को अपने पैसे और पावर को यूज करके अच्छा सबक सिखाया है, पर जब 2 दिन के बाद रोहन जेल से बाहर आएगा तो वो धैर्य और रेहान के साथ क्या करेगा। एपिसोड 100। क्यारा स्मिथ, रंग दूध जैसा गोरा, नीली आंखें, भूहरे बाल, रेड डार्क लिपस्टिक, घुंघराले बाल, हाई पेंसिल गोल्डन हिल, डीप नेक थाई तक आती गोल्डन कलर की शॉर्ट स्लीवलेस ड्रेस, काजल से भरी आंखें, रियल डायमंड की ब्रेसलेट और इयररिंग। क्यारा एक तरह से कयामत लग रही थी। उसके बाहरी लुक से ही उसकी हाई सोसाइटी पर्सनैलिटी का पता चल रहा था। वो जैसे ही इस पार्टी में एंटर करती है, वैसे ही जितने भी मर्द अभी तक सेल गर्ल्स के साथ इंटीमेट होने में बिजी थे, वो रुक के क्यारा को देखने लगते हैं और डीप नेक ड्रेस से छलकती उसकी क्लीवेज को देख अपनी राल निगलने लगते हैं। पर क्यारा सभी को अवॉइड कर सीधे अपने पिता जेम्स स्मिथ के पास जाती है और हल्का सा झुक के उनके गले लग उनके गाल पे एक किस दे बोली, हेलो डेड, व्हाई डिड यू इनवाइट मी इन दिस पार्टी। डेड, आपने मुझे इस पार्टी में क्यों बुलाया। जेम्स स्मिथ भी क्यारा को अपने गले लगा, उसके गाल पे किस करते हैं और क्यारा का ध्यान धैर्य की तरफ करते हुए बोले। जेम्स स्मिथ धैर्य को देखते हुए, हाउ डज दैट गाय लुक टू यू क्यारा, वो आदमी कैसा लग रहा है तुम्हें क्यारा। क्यारा जेम्स की बात सुन उनकी नजरों का पीछा करते हुए जब धैर्य की ओर देखती है तो धैर्य की मर्दनागी ओरे और उसकी कड़क पर्सनैलिटी को देख कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह जाती है। पार्टी में जहां सभी मर्द उसे अपनी ललचाई नजरों से देख रहे थे, वहीं धैर्य अपनी शैंपियन पीते हुए किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पे अभी कोई मुस्कुराहट नहीं थी, पर जिस एटीट्यूड के साथ धैर्य उस सामने वाले इंसान से बात कर रहा था, वो एटीट्यूड क्यारा को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। क्यारा धैर्य की ओर देखते हुए अपने पिता से हॉट एंड सेक्सी कहके क्यारा धैर्य को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगती है। धैर्य की मजबूत मसल्स, उसकी हार्ड पर्सनैलिटी, उसके हैंडसम चेहरे पे तिरछी मुस्कान जिसपे एटीट्यूड बहुत अच्छे से झलक रहा था। क्यारा का दिल धैर्य को देख धड़कने लगा। जब जेम्स ने भी देखा कि उनकी बेटी को भी उनकी पसंद बहुत अच्छे से पसंद आई, तो उनके चेहरे पे एक सुकून भरी बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बिना एक भी पल टाइम वेस्ट किए क्यारा के साथ धैर्य के पास आए और उसे आवाज देते हुए बोले, मिस्टर धैर्य सिंह रायजादा। धैर्य जेम्स की बात सुन एटीट्यूड के साथ उनकी ओर पलटा। जिस पल धैर्य ने पलट के उनकी ओर देखा, उस समय क्यारा का दिल किसी राजधानी एक्सप्रेस की तरह जोर जोर से दौड़ने लगा। उसका मन अभी धैर्य की बॉडी से चिपकने के लिए कर रहा था। धैर्य के रफ होंठों से अपने होंठों को जोड़ उनमें मिलने को कर रहा था। क्यारा बिना पलक झपकाए एकटक बस धैर्य को कामुकता भरी नजरों से देखे जा रही थी। तभी उसके पिता उसका ध्यान तोड़ते हुए उससे बोले, क्यारा मीट मिस्टर धैर्य सिंह रायजादा। क्यारा अपने पिता की बात सुन धैर्य की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है। वो धैर्य को जिस तरह से धैर्य को देख रही थी, धैर्य की इस बात का अंदाजा लगाने में जरा सा भी देर नहीं लगी कि अभी वो उसके लिए क्या फील कर रही है। पर फिर भी धैर्य ने बिना किसी संकोच के उसके हाथ से अपना हाथ मिलाया और अपनी मैनली आवाज में कहा, नाइस टू मीट यू मिस। क्यारा का दिल धैर्य की टच से और भी ज्यादा तेज रफ्तार से भागने लगा। ऊपर से धैर्य की आवाज उसके कानों में शहद घोलने लगी। वो धैर्य को देखते हुए उसकी अधूरी बात को पूरा करते हुए बोली, क्यारा जेम्स द डॉटर ऑफ जेम्स स्मिथ। धैर्य के थोड़ा और करीब आके उसके कान में, यू आर टू हॉट मिस्टर धैर्य। धैर्य को क्यारा की आवाज से ही एहसास हो रहा था कि वो उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए तड़प रही है, जिसे फील कर धैर्य के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। उसने उसे और भी ज्यादा उत्तेजित करने के लिए उसकी कमर पे हाथ रखा और उसे अपने और करीब खींच उससे बोला, एंड यू आर टू सेक्सी मिस। क्यारा बोल वो फिर से मिस्टेरियस तरीके से मुस्कुराया और अपने कदम को पीछे लेते हुए क्यारा के कमर से हाथ हटा लिया और जेम्स स्मिथ से बोला, नाउ आई मस्ट गो मिस्टर जेम्स स्मिथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पार्टी। अब मुझे इस पार्टी से जाना चाहिए। मिस्टर जेम्स स्मिथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पार्टी में इन्वाइट करने के लिए। बोल के धैर्य बिना क्यारा की तरफ एक भी नजर देखे वहां से निकल जाता है। वही क्यारा अपनी सुध बुध खोए धैर्य को जाते हुए बस देखते ही रह जाती है। अगर अभी धैर्य और कुछ देर वहां उसके पास खड़ा होता तो वो बिना एक पल भी वेस्ट किए धैर्य के रफ होंठों को अपने मुलायम होंठों तले दबा के अपनी प्यास तो जरूर बुझा लेती अभी, पर वो ये करती उससे पहले ही धैर्य चला गया। धैर्य के जाने के बाद जेम्स भी कुछ देर में वहां से निकल गए। जेम्स के जाने के बाद क्यारा अपनी ही ब्रेस्ट को अपने हाथों से मलते हुए धैर्य को याद करने लगी। धैर्य बंगले के बाहर पहुंच एक गहरी सांस लेता है और अपने गले को टाई को निकाल के वहीं पे फेंकते हुए शर्ट के ऊपर की कुछ बटन को खोल राहत भरी सांस लेने लगा। दरअसल बात ऐसी है कि मिस्टर जेम्स स्मिथ वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन ही नहीं, माफिया वर्ल्ड के सरताज भी है। और अगर एक बार उनसे बिजनेस डील धैर्य की साइन हो गई तो धैर्य का बिजनेस वर्ल्ड और माफिया वर्ल्ड में अपना रुतबा होगा पूरी दुनिया में। इसलिए वो अभी ना चाहते हुए भी क्यारा को टच कर उसे खुद की ओर अट्रैक्ट कर रहा था ताकि धैर्य उसके जरिए जेम्स स्मिथ को अपने जाल में फंसा सके।
पर क्यारा की आंखों में अपने लिए कामुकता को महसूस कर धैर्य से और एक पल वहां खड़ा नहीं रहा गया और वो वहां से निकल गया। धैर्य के लिए टू कामुकता वासना हवस सब कुछ उसकी धानी से शुरू होकर उसी पे खत्म हो जाती है। उससे पहले ना ही कोई उसकी लाइफ में आई थी और ना ही कोई आएगी। धैर्य क्यारा के नजदीक आने से अभी काफी बेचैनी फील कर रहा था, इसलिए वो अपनी इस बेचैनी को दूर करने कार को जितना हो सके उतना फास्ट ड्राइव करने लगता है। अभी सुबह के करीब 4 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें भी अभी खाली और शांत थी, इसलिए धैर्य फास्ट ड्राइव करते हुए पैलेस की ओर बढ़ रहा था। 2-2.5 घंटों का रास्ता धैर्य ने करीब आधे पौने घंटे में ही पार कर पैलेस पहुंच गया और कार से निकल कार की चाबी को सिक्योरिटी को थमा पैलेस के अंदर चला गया। धैर्य अभी पैलेस के लिविंग एरिया में पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी टेबल की बल्ब को जला मेघजन को पड़ती हुई धानी पे पड़ी। धैर्य इतनी रात में धानी को जागते हुए देख हैरान हुआ और धीरे कदमों से चलते हुए धानी के पास आ उसके हाथ से मेघजन ले उसे देखने लगा। ऐसे अचानक के मेघजन के छिन जाने से धानी चौंक गई और सहमी हुई नजरों से सर उठा के ऊपर की ओर देखने लगी। और यहाँ धैर्य उस मेघजन के कवर पेज को पढ़ते हुए धानी से, इतनी रात को तुम हॉरर स्टोरी पढ़ रही हो धानी? धैर्य काफी ज्यादा हैरान था। धानी जैसी हमेशा डरी सहमी लड़की भी हॉरर स्टोरी ओढ़ सकती है ये जान के। वो हैरान भरी नजरों से धानी को देखने लगा और उससे बोला, तुम्हें हॉरर स्टोरीज पसंद है धानी? धानी अभी स्टोरी के लास्ट पार्ट तक पहुंच चुकी थी पढ़ते पढ़ते, इसलिए जब धैर्य ने उसके हाथ से ऐसे अचानक मेघजन को छिना तो वो डर गई। उसे लगा कहीं स्टोरी का भूत सच में उसके सामने नहीं आ गया। पर जब उसने धैर्य को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये स्टोरी का भूत नहीं, उसके लाइफ का भूत उसका पति है। धानी अपनी बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को शांत करते हुए, धैर्य आपने अचानक ऐसे मेरे हाथ से मेघजन क्यों खींच लिया? मैं कितनी डर गई थी। देखिए मेरी हॉट बीट कितनी फास्ट चल रही है अभी। धानी अपने दिल पे हाथ रख धैर्य पे बरसते हुए बोली। धैर्य मेघजन को टेबल पे रख धानी की ब्रेस्ट पे बिना किसी संकोच के हाथ रख उसकी हॉट बीट को चेक करते हुए नॉर्मल वे में बोला, हाँ दिल की धड़कनें फास्ट तो है, चलो मैं शांत कर देता हूं इसे बोल के धैर्य ने धानी को अपनी बाहों में उठा लिया। धानी धैर्य के इस सडन मूव से हैरान हुई और उससे खुद से छुड़ाते हुए बोली, धैर्य आपको क्या हमेशा यही एक चीज चाहिए होता है? धैर्य धानी को अच्छे से अपनी बाहों में उठा के, अब अगर मुझे पापा बनना है तो ये तो मुझे करना ही होगा ना, धैर्य ने बेशर्मों की तरह कहा और धानी को लेके रूम की तरफ बढ़ गया। धानी धैर्य की बात सुन पूरी हैरान हुई, पर इससे पहले वो कुछ धैर्य से कहती उसे धैर्य की शर्ट से लेडीज परफ्यूम की तेज स्मेल आई और वो उसे सूंघते हुए धैर्य से बोली, धैर्य आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? धैर्य बिना किसी संकोच के, एक पार्टी था वहां से आ रहा हूँ कहते हुए धैर्य धानी को लेके बेडरूम की ओर बढ़ गया। धानी धैर्य की बाहों में अपने हाथ लपेटे हुए, उस पार्टी में लड़कियां भी थी। धैर्य सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, बहुत सारी। धैर्य चाहता तो वो धानी से सच छुपा सकता था, पर वो अपने और धानी के रिश्ते के बीच हल्की सी भी गलतफहमी की दीवार को पनपने भी नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बिना किसी संकोच के धानी से उसके हर एक सवाल का जवाब दे रहा था। और वही धानी धैर्य की बात सुन अपनी बोहे सिकोड़ के उसे घूरते हुए, और उन बहुत सारी लड़कियों के आप बहुत ज्यादा क्लोज भी गए होंगे। धानी की तानों में अभी जलसी साफ झलक रही थी, जिसे फील कर धैर्य के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई और वो रूम के अंदर आते हुए धानी से बोला, तुम्हें जलन हो रही है कि मेरे करीब कोई लड़की आई थी? कहते हुए धैर्य ने धानी को बेड पे लेटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी ओर झुकने लगा। धैर्य के शर्ट से जो लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही थी उससे धानी को अभी सच में काफी ज्यादा जलसी फील हो रही थी। आखिर वो जलस फील करे भी कैसे ना, उसके पति पे सिर्फ उसका हक है और अभी उसके पति से किसी और की स्मेल आ रही है और धानी को इससे जलन भी ना हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऊपर से धैर्य का उसे ऐसे चिढ़ाना उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देता है। वो धैर्य के सीने पे हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए अपना मुंह फेर के बोली, आपसे दूसरी लड़कियों के परफ्यूम की स्मेल आ रही है, इसलिए पहले जाके शावर लीजिए, उसके बाद मेरे करीब आना। धानी धैर्य को सख्त लहजे में ऑर्डर देते हुए बोली। धैर्य को वैसे तो किसी का भी ऑर्डर सुनने की आदत कभी भी नहीं थी, पर अभी धानी का ये ऑर्डर सुन धैर्य के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान आ गई। धैर्य को अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ये देख के कि धानी उसके लिए अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस कर रही है। वैसे ये बात तो उसे पता थी ही कि धानी उससे बहुत प्यार करती है, पर धानी को कभी उसके लिए जलसी भी फील होगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। और आज जब धानी इतनी ज्यादा जेलस फील कर रही थी तो उसके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अब धानी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और धानी के ऊपर से हटके अपने सारे कपड़ों को धानी के सामने निकाल उन्हें एक कोने में फेंका और वॉशरूम जाके शावर लेने लगा। पहले तो जब धैर्य अपने कपड़े उतार रहा था तो धानी को लगा धैर्य उसके साथ फिर से इंटीमेट होने जा रहा है, ये सोच के ही धानी की सांसें उसके हलक में आ चुकी थी। पर जब धैर्य वॉशरूम में गया तब जाके धानी ने राहत भरी सांस ली और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो बेड पे एक कोने में कंबल को सर से पैर तक ओढ़ के खुद को छुपा के लेट गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।